BPSC 104 BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है उसके बारे में रहेगा। इस क्लास में ही हम इसमें जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। खास तौर से आपकी बुक में इसमें टोटल 14 चैप्टर दिए गए हैं और 18 यूनिट ब्लॉक हैं। 14 के 14 चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगा और एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख भी रहेंगे यहाँ पर सारे चैप्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और टोटल 6 ब्लॉक में रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा, आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट है राजनीतिक दलीय व्यवस्था एवं लोकतंत्र। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल और दल व्यवस्था का अर्थ बताओ। क्वेश्चन पूछा जाता कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दल वह होते हैं जो राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, संगठित होते हैं। कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संगठन हो जो राजनीतिक रूप से संगठित होता है, जो चुनाव में भाग लेता है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है, सरकार बनाने का प्रयास करता है, वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। एक प्रकार से वो अपने हितों को पूरा करने के लिए कह सकते हो कि सरकार में आने का प्रयास करते हैं। खास तौर से इसे हम राजनीतिक दल बोलते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है और द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है। खास तौर से 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है इसको हम देखेंगे। खास तौर से इसमें अगर आप देखो तो 1.2 और 1.3 जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिएगा जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं अगर उनका लोकतंत्र में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो कहीं भी अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो जनता जब अपना मत दे करके, वोट दे करके सरकार बनाती है, मोस्टली लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता। इसलिए आप सब लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया यानी इलेक्शन का बड़ा महत्व होता है। जैसे आप लोग देखेंगे हमारे देश में क्या भाई लोकतंत्र है, तो हमारे देश में लोकतंत्र है तो हमारे देश में क्या है, चुनाव होते हैं ना। तो चुनाव में क्या देखोगे, कई सारी पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, दुनिया भर की हमारे देश में पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, लालू नीतीश की पार्टी है, तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियां आप देखते होंगे, ठीक है। यानी लोकतंत्र में राजनीतिक दो दल होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है क्योंकि जनता को जिसको सही लगता है उसी को जिता करके सरकार में बैठा देती है। और जनता को जब लगता कि जिसको हमने जिता रखा है वह हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो क्या होता है, सरकार जब इलेक्शन होता है तो उसको हरा देती है और किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता मिल जाती है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टी होती, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। अब हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे आप पहला देखेंगे 1.2 में क्या है, आप देखेंगे राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल एक राजनीतिक प्रक्रिया होते हैं। राजनीतिक दल वह संगठन जिसमें नेता, अनुयायी, कार्यकर्ता सभी होते हैं। आप देखा जो कोई भी राजनीतिक दल का जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक रूप से भैया संगठित होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, उनकी कुछ नीतियां होती हैं, उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं, जो नीतियां और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वो सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें क्या हो गया, बहुत सारे नेता होते हैं, वो उनके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, उनका कोई ना कोई एजेंडा होता है। क्या होता है, उनका कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, सरकार में आने का प्रयास करते हैं। और सरकार में आने के लिए क्या करते हैं, जब चुनाव होता है तो अपने सारे क्या करते हैं, उम्मीदवार खड़े करते हैं। जब उनके उम्मीदवार जीत करके आते हैं, जब उनको बहुमत प्राप्त होता है तो वह सरकार बनाने का क्या करते हैं, राजनीतिक दल कार्य करते हैं, ठीक है। देखिएगा जो राजनीतिक दल होते हैं ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। देखो राजनीतिक दल पूर्णतः औपचारिक रूप से सरकार बनाने का प्रयास करता है। राजनीतिक दलों के जो मुद्दे हैं, जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुद्दा है, कोई बात है, वो सोचता है कि मैं सरकार में आकर के उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल। कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल में नेता का, उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का सारी चीज होता है। राजनीतिक दल का प्रमुख सिद्धांत क्या है कि अन्य संगठन से अलग होता है, क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना। भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, राजनीतिक दलों का एक ही काम है, सरकार बनाना।
किसी न किसी तरीके से वह सरकार बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उनका काम क्या रहता है भाई, किसी न तरह से हमें क्या सरकार में आना है। इस सरकार में आने के लिए क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और उम्मीदवारों का प्रचार भी करते हैं ना। देखा होगा ना, बहुत सारी रैली करते हैं, पोस्टर छपवाते हैं ताकि उनका प्रचार हो और अपनी नीतियां बताते कि भाई हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम सरकार में आए ये काम कर देंगे। राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, ठीक है, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। अगला, दलीय व्यवस्था क्या होती है। दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी देश में जहां पर राजनीतिक दल हैं वह किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं या चुनाव लड़ने की वहां पर प्रक्रिया क्या होती है। दलीय व्यवस्था का अर्थ होता है राजनीतिक दलों से संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था में पार्टियों की संख्या के आधार पर हम दलीय व्यवस्था की बात करते हैं। दलीय व्यवस्था का मतलब समझते हो, किसी देश में तुम सबने सुन रखा ना भाई कि वहां पर सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, या किसी जैसे चाइना में तुमने सबने सुन रखा ना कि वहां पर एक ही राजनीतिक दल है, पूरे देश में एक पार्टी है। जैसे अगर अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में 2 पार्टी होती हैं, ठीक है। अमेरिका में कितनी पार्टी हैं, 2 पार्टी हैं। उसी प्रकार से जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड हम जिसे बोलते हैं, इंग्लैंड में 2 ही पार्टी होती हैं, खाली 2 ही पार्टी हैं और कोई, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अमेरिका में 2 पार्टी हैं, जैसे चीन बताया चीन में एक ही दल है। जैसे भारत में हो गया, हमारे देश में क्या, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। यानी दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी देश में जैसे एक पार्टी है तो बोलते हैं एक 1 पार्टी सिस्टम, एक दलीय व्यवस्था है। जैसे चाइना में देखोगे तो वहां पर सिर्फ एक ही दल है और कोई पार्टी नहीं है, उसी के आदमी खड़े होंगे, उसी के आदमी इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा कहता 2 दलीय व्यवस्था, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में वहां पर 2 पार्टी होती हैं। जैसे कहीं कहीं पर 2 पार्टी हैं, जैसे अगर अमेरिका में देखोगे तो वहां पर 2 पार्टी है, ब्रिटेन में देखोगे वहां पर कंजर्वेटिव है और लेबर पार्टी, 2 ही पार्टी हैं। एक सरकार में रहता है, एक विपक्ष में बैठता है। और भारत में देखो तो भारत में कई सारी पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। यानी भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारी पार्टियां हैं। इनमें क्या होता है, इनमें टक्कर होती है और इसमें जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है। दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी देश में कितने पार्टी होंगी, इसी को बोलते हैं दलीय व्यवस्था। भाई किसी देश में 1 पार्टी है, किसी देश में 2 पार्टी है। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां, 3 प्रकार के दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। आगे हम इसी चीज को पढ़ेंगे भी। देखिएगा भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है। भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में किस प्रकार से दलीय व्यवस्था रही। देखिएगा शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब हमारे देश में एक दलीय प्रभुत्व दिखाई पड़ता था। देखो आप सबको पता कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश की आजादी में सबसे बड़ा रोल किसका, कांग्रेस का तबाही। तो शुरू में देखोगे जब 1947 में देश आजाद हुआ ना, तो सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, केंद्र में भी कांग्रेस रहती थी। लंबे समय तक हमारे देश में कांग्रेस बनी रही। 1900 कह सकते जब से देश आजाद हुआ है, 1952 से कह सकते 1975 तक या 77 मान लिया, 77 तक है, कांग्रेस में, हमारे देश में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस रही। कब से कब मैं बता भी देता हूं, 1952 से लेकर के पहला चुनाव देश में हमारा लोकसभा का हुआ 1952 में, और 1977 तक 77 तक हमारे देश में कांग्रेस ही सरकार चुनकर आती है। यानी एक ही दल का प्रभुत्व था। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि भाई देश में तो और भी पार्टी थी ना, लेकिन कोई नहीं जीतता था, सिर्फ कांग्रेस जीतती थी। क्यों जीतती थी, उसका रीजन था कि देश की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। पूरा देश आजादी की जो लड़ाई है कांग्रेस के पार्टी के अंदर में आकर के, जब हमारा देश नहीं था, जब हम गुलाम थे, तो उस समय देश में 2 ही पार्टी थी, एक तो कांग्रेस थी, दूसरा मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम जो पार्टी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस के बैनर के तले ही पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो सभी राज्यों में कांग्रेस जीता करती थी, और साथ में कह सकते हो केंद्र में भी कांग्रेस जीतती थी। आप सबने देखा कि जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे, फिर उनकी जो लड़की बेटी है वो भी लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है। बीच में अगर आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। यानी अगर देखोगे कि 1950 से लेकर के, यानी 52 से लेकर मान लीजिए तो 77 तक कांग्रेस ही जीतती थी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक दलीय व्यवस्था। जब एक दल का प्रभुत्व हो, हमारे देश में एक दल का प्रभुत्व कब था, जब कांग्रेस बहुत मजबूत थी।
अन्य दल भी थे लेकिन कोई वोटें नहीं देता था उनको, एक ही दल जीतता था, बार बार कांग्रेस आती थी। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जब एक ही पार्टी को जनता बार बार जिता रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व होता है। उसके बाद हमारा क्या है, दो दलीय व्यवस्था क्या होती है। दो दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर दो पार्टियां हो, जनता जो है कभी किसी एक पार्टी को जिताती, कभी दूसरी को। एक चीज बताऊं, आप सबने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में क्या होता है भाई, एक बार कांग्रेस जीतती है और एक बार बीजेपी जीतती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दो दलीय व्यवस्था। यानी एक बार देखोगे राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की। बट राजस्थान में तो और भी पार्टियां हैं, लेकिन जनता सिर्फ दो ही पार्टी को जिताती है। एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी विपक्ष में चली जाएगी, और फिर अगले साल जब चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कई सारे देशों में, राज्यों में। अगर जैसे मैं राज्यों की बात करूं, जैसे हिमाचल में देखा होगा ना कि हिमाचल में एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है। यानी जहां पर दो ही दल ज्यादातर जीतते हैं, यानी जनता दो ही पार्टियों को बार बार जिता रही है, तीसरे चौथे पर तो नंबर ही नहीं आ रहा। जनता में दो ही दल प्रभुत्व है, यानी बार बार सिर्फ दो पार्टी सरकार बनाती है, तीसरी पार्टी को सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिलता। उसको हम क्या बोलते हैं, दो दलीय प्रभुत्व प्रणाली। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि हमारे देश में ऐसे कई सारे राज्य हैं, जैसे मैंने राज्यों को लेकर के नाम बताया कि जैसे आप तमिलनाडु में देखोगे तो तमिलनाडु में डीएमके है और एआईडीएमके है, बार बार वही दोनों पार्टियां वहां पर जीतती, तीसरी कोई पार्टी जीत नहीं। तो दो दल का मतलब होता है कि जहां पर दो ही दल हो और दो ही दल बार बार जीत करके आते हों। एक दल सरकार में रहता है और एक दल विपक्ष में रहता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौन सी पार्टी होती है भाई, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब है जहां पर सरकार बनाने में, यानी जहां पर कह सकते हो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हों। अगर मैं बात करूं, आप सबने देखा होगा कि जैसे जब हमारे देश में कांग्रेस थी, लंबे समय तक जीती थी, 1975 से लेकर के 1952 से लेकर के 70 तक बार बार कांग्रेस जीती। लेकिन अब आपने 1990 के बाद सुना होगा, 90s के बाद क्या है भारत में, अगर आप देखोगे तो वहां पर गठबंधन की सरकारें आती हैं। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब आप लोग कह सकते हो कि जहां सरकार बनाने में दो या दो से अधिक दल हों। जैसे आप सबने देखा होगा ना, अभी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें बीजेपी तो है, बट बीजेपी के साथ और भी लोग हैं। जैसे देखा होगा शिवसेना उसके साथ जुड़ी हुई है, या और भी कई सारी पार्टियां हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि जहां पर सरकार बनाने में कई सारी पार्टियां, यानी दो से अधिक हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप सबने हरियाणा में देखा प्रेजेंट टाइम में, तो हरियाणा में क्या है, सरकार बनाने में दो है ना, एक तो बीजेपी है, दूसरा यहाँ पर दूसरी पार्टी दुष्यंत चौटाला की जुड़ी। उसी प्रकार से आप लोग बिहार में देखते हो, बिहार में सरकार में तीन पार्टियां हैं, एक तो लालू यादव की आरजेडी है, फिर नीतीश कुमार की भी है, और उसी प्रकार से अगर आप देखो कांग्रेस भी उसमें है सरकार में। तो तीन पार्टी, नहीं कह सकते बहुदलीय व्यवस्था एक प्रकार की वहां पर होती है जहां पर बहुत सारे दल होते हैं और कुछ दल जो होते हैं मिलकर के सरकार बनाते हैं। जैसे बिहार में अगर बात करूं बहुदलीय व्यवस्था कहां कहां पर है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कहां पर देखो, जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी सरकार में बीजेपी है और शिवसेना है। ठीक है, उनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से कई सारे राज्यों में अगर आप देखोगे तो वहां पर गठबंधन की सरकारें जहां पर होती, तुम लोग बोलते नहीं भाई अलायंस की सरकार, गठबंधन बना रखा है, तो गठबंधन जहां पर गठबंधन की सरकारें जीतती हैं। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब यह भी होता कि वहां पर चुनाव लड़ने में कई सारी पार्टियां हों। ठीक है, ये भी होता है, उसका मतलब ये होता है बहुदलीय व्यवस्था जहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन में लड़ती हैं। जैसे हमारे देश में चुनाव होता है ना, अभी लोकसभा का चुनाव अगले साल होगा, तो बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव की, लालू, नीतीश, सभी लड़ेंगे। एक क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, यानी जब इलेक्शन प्रक्रिया में कई सारे दल लड़ते हैं उसके हम क्या बोलते हैं, बहुदलीय प्रणाली। दो दलीय प्रणाली का मतलब क्या, जहां पर सिर्फ दो ही दल लड़ते हो, दो ही पार्टी हो, दो दल या दो ही दल सरकार बनाते हो। एक दलीय व्यवस्था का मतलब कि जहां पर एक ही पार्टी हो या एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो, कब्जा हो, बार बार जनता एक ही पार्टी जिताती, बाकी को कोई देखता ही नहीं। दो दलीय में क्या होता है, जहां पर दो पार्टियों का प्रभुत्व हो, यानी दो पार्टी हैं वही बार बार जीत करके आती हैं, बाकी और भी तो हैं बट उनको कोई वोटे नहीं देता, सिर्फ दोनों को जिता रहे हैं। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि जहां पर कई सारे राजनीतिक दल होते हैं जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, सरकार बनाने में भी
दो या दो से अधिक पार्टियों का जब महत्व होता है तो हम उसको क्या, बहुदलीय व्यवस्था में जैसे गठबंधन की सरकार होती ना। अगर मैं इंडिया में बात करूं, आपने देखा होगा कि कई जगह पर हमारे केंद्र सरकार में भी कई बार गठबंधन की सरकार बनी। अभी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस तो थी मेन पार्टी, लेकिन कांग्रेस को कईयों ने सपोर्ट दे रखा था, उसको भी हम क्या लोग थे, इसीलिए उसको यूपीए बोला जाता था ना। यानी कह सकते हैं एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। इसको क्लियर समझ में आपको आ गया होगा ना। तो पहले चैप्टर में हमारा यही है। इसमें से तीनों, जब आपसे पूछेंगे दलीय व्यवस्था बताओ तो आपको बताना एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। जब आपसे सिंगल पूछेगा एक दलीय व्यवस्था, यानी एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, अलग अलग भी पूछ सकता है, सारे तीनों को भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखें। जैसे चैप्टर में क्या 1.4 में क्या बताया गया है, देखो कह रहे हैं भाई लोकतंत्र में ना पॉलिटिकल पार्टियों का बड़ा रोल रहता है। जैसे मान लो कि हमारा देश है, हमारे देश में क्या लोकतंत्र है, तो जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर राजनीतिक दल का और चुनाव का बड़ा रोल रहता है। जैसे मान लो भाई भारत है, इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमारे यहां पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां ना, इलेक्शन भी होता है, जनता जिसको चाहती है उसको जिता देती है और उसकी सरकार बनवा देती है। जैसे मान लो किसी की हमने सरकार बनवा दी, मान लो अच्छा काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है या तानाशाही कर रहा है, तो जब अगले बार चुनाव होता तो जनता उस पार्टी को हरा भी देती है। नहीं कह सकते कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का और चुनाव का बड़ा रोल होता है। जैसे कई जगह पर तुम सबने देखा होगा कि सरकार तो आ गई थी लेकिन अगली बार चुनाव सरकार हार गई, क्योंकि जनता को कह सकते कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। यानी कह सकते जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर चुनाव और पॉलिटिकल पार्टियों का बड़ा महत्व होता है। जनता को जो सही लगता है, जिसको लगता है कि उसके काम करेगा या उसकी नीतियां उसको पसंद आती है, जनता उसको जिता देती है। जैसे आप सबने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल की जो नीतियां हैं, बार बार केजरीवाल को वहां के लोग जिता देते। देखो विधानसभा में तो केजरीवाल को जिता देते दिल्ली के लोग, लेकिन जब लोकसभा का बात आती है तो मोदी को जिता देते हैं। दिल्ली में देखा बिजली पानी उन्होंने फ्री कर दिया, इसलिए जनता को लगता भाई बिजली पानी मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, इसलिए जनता केजरीवाल को विधानसभा में तो चुनाव जिता देती है लेकिन लोकसभा में उनको नहीं जिताती है। ठीक है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। यानी कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनका लोकतंत्र में बड़ी भूमिका रहती है। ठीक है भाई, लोकतंत्र है, अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी, जनता का शासन होता है। और जनता का शासन कैसे स्थापित होगा, जब वहां पर राजनीतिक दल होंगे, जब चुनाव होगा। यानी लोकतंत्र में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या, एक तो चुनाव होना और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी होना। अगर किसी देश में चुनाव होता है, जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है या उसकी सरकार बनवाती है, वो जनता के लिए काम करता है, आप कह सकते हैं कि उस देश में लोकतंत्र है। तानाशाही किसको बोलते हैं, तानाशाही का मतलब है कि भाई जो सरकार बन गई अब उसको कोई हटा ही नहीं पा रहा। ठीक है, लोकतंत्र में कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का और दलीय व्यवस्था का, चुनाव का बड़ा रोल है। ठीक है, पर 2 क्या है, भारत में राजनीतिक दल किस प्रकार से होते हैं, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां किस टाइप का की। तो आप देखो भारत में राजनीतिक दलों का प्रकार क्या, भारत में 3 प्रकार के दल होते हैं। एक तो होता नेशनल पार्टी, आप सबने सुना होगा, राष्ट्रीय दल हम जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्टी, जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती हैं, यानी जिनको मान्यता है, राष्ट्रीय दलों की मान्यता है। कौन कौन सी पार्टियां भी मैं बताऊंगा। दूसरे क्षेत्रीय दल होते हैं, जो किसी एक राज्य में, देखो कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती हैं, यानी अपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकती हैं। सिंबल मतलब समझते, चुनाव चिन्ह, यानी पूरे देश में वही चुनाव चिन्ह यूज करेंगी, बाकी कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। क्षेत्रीय दल का मतलब समझते हो, जैसे पंजाब में देखोगे तो अकाली है, अब पंजाब का क्षेत्रीय दल क्या, अकाली है। हरियाणा में आओगे तो यहाँ पर देखोगे जैसे INLD है या दुष्यंत चौटाला का क्षेत्रीय दल है। उसी प्रकार से अगर आप यूपी में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे मुलायम सिंह की जो पार्टी समाजवादी साइकिल वाले हैं, क्षेत्रीय दल है। उसी प्रकार से अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का क्षेत्रीय दल कौन सा है, लालू यादव की जो पार्टी RJD लालटेन वाले। उसी प्रकार से नीतीश कुमार की JDU धनुष बाण वाले जो है, धनुष का जो निशान है उनका। देखो एक क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, यानी जो क्षेत्रीय दल हम उसको कहते हैं जो राज्य, उस राज्य के पार्टियां होती हैं, पंजीकृत होती हैं। तीसरे दल कैसे होते हैं, जिनका पंजीकरण हो गया है लेकिन उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, वो क्षेत्रीय दल, वो पंजीकृत दल होते हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले पार्टी में बताऊं, भारत में राजनीतिक दल 3 प्रकार के हैं,
तीन में पहला पॉइंट सुनो, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? नेशनल पार्टी। देखो भारत में नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। पूरे देश में कांग्रेस हाथ के पंजे पर ही लड़ती है, बाकी कोई और आदमी हाथ के पंजे का सिंबल यूज नहीं करता है। कांग्रेस का जो हाथ का पंजा उनका चुनाव चिन्ह है ना, चुनाव चिन्ह की बड़ी महत्व होता है इलेक्शन में, ठीक है। इसलिए कैसे देख, राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? जैसे कांग्रेस है भारत में, इंडिया में अगर आप देखो कांग्रेस राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, बीजेपी भी हमारी नेशनल पार्टी है। अगर आप देखेंगे दूसरा हमारा नेशनल पार्टी कौन सी है? बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी की जो पार्टी है, हाथी वाला जो निशान है, ये भी नेशनल पार्टी है। मायावती का क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल है भाई। पूरे देश में मायावती जी इलेक्शन लड़ती हैं। अरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इलेक्शन लड़ती हैं, पांडुचेरी और दमनदीप नगर हवेली तक इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि पूरे देश में दलितों की अच्छी खासी आबादी एससी कास्ट वाले हैं और उनके कह सकते हैं उनकी पार्टी लड़ती है। तो राष्ट्रीय दल है मायावती जी का दल है। तीन पार्टी मैंने आपको बता दी, ये तीन होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है। आम आदमी जो है ना, झाड़ू के निशान केजरीवाल जी की पार्टी, केजरीवाल जी की भी पार्टी क्या बन गई? राष्ट्रीय दल बन गया भारत में। अभी थोड़े दिन पहले लेटेस्ट में 4 पार्टी मैंने आपको बता दी, ये 4। उसी प्रकार से अगला राष्ट्रीय दल जो है सीपीआई है, ठीक है। सीपीआई और सीपीएम, सीपीआई सीपीएम का नाम तुम सबने कम सुना होगा, ये केरल और में लड़ते हैं। लाल रंग के सीपीआई सीपीएम वाले जो हैं, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी भारत के क्या है? राष्ट्रीय दल हैं। क्या है? भी राष्ट्रीय दल हैं। अगर आप देखेंगे इनको भी राष्ट्रीय दल की श्रेणी में बोलते हैं। एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, जो ये भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन इनको राष्ट्रीय दल की मान्यता खत्म कर दी, अभी लेटेस्ट में खत्म हो गई है, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा बता दूं राष्ट्रीय दल कोई कैसे बनता है। राष्ट्रीय दल का मतलब होता है कि जो पार्टी ना, जिनकी कई राज्यों में सरकार बनती है, या एक वोट परसेंट, आप 4 राज्यों में कम से कम 6% से ज्यादा वोट पाते हैं तो आप राष्ट्रीय दल बनते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट परसेंट यानी वोट शेयर को प्राप्त करती है तो राष्ट्रीय दल बन सकता है। अगला हम बात करेंगे क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। क्षेत्रीय दल कह सकते हैं कि जिनकी क्षेत्रीय मान्यता है। क्षेत्रीय दलों की हम बात करेंगे, जैसे क्षेत्रीय दल, कई सारे क्षेत्रीय दल हैं। खास तौर से मैं एक एक राज्य को लेकर क्षेत्रीय दल बोलता चला जाऊंगा। पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अकाली हैं, शिरोमणि अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है, ओके। उसी प्रकार से हरियाणा में अगर आओगे तो यहां पर खास तौर से आपको INLD, ठीक है। या भी प्रेजेंट टाइम में थोड़े दिन पहले कह सकते, साल 2 साल 4-5 साल पहले जो दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई है, ठीक है, उसको भी वो क्षेत्रीय दल बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यूपी में कौन सा क्षेत्रीय दल है? यूपी में अगर मैं क्षेत्रीय दलों की बात करूं तो वहां पर समाजवादी पार्टी साइकिल वाले वो क्षेत्रीय दल है। और भी कई सारे क्षेत्रीय दल तो बहुत सारे हैं। बिहार की मैं बड़े बड़े क्षेत्रीय दल बता देता हूं जिसका खूब लोग नाम जानते हैं। बिहार में लालू यादव की RJD और नीतीश कुमार का JDU, ये क्षेत्रीय दल है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर आप खास तौर से अगर उड़ीसा में चलेंगे तो उड़ीसा में कौन सा क्षेत्रीय दल है? बीजू जनता दल, बीजू पटनायक, जो हम बीजू जनता दल है, ये भी क्षेत्रीय पार्टी है। भाई आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, बुक में चेंज कर लेना, लेटेस्ट हो गया है, क्योंकि किताब तो बड़ी पुरानी छपी है। अभी 2-3 महीने पहले चेंज आ गया है राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों में। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय दल बन चुकी है, नेशनल पार्टी हो गई है भैया, भाई मेरे। अरे जो, ठीक है, राष्ट्रीय दल हो गई आम आदमी पार्टी, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं। अरे जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी, अभी राष्ट्रीय दल खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्लास में देखिएगा, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल में डालना, इनको आम आदमी को ऊपर ले जाना, ठीक है, या क्षेत्रीय दल मत बनाना, ठीक है। उस और प्रकार से क्षेत्रीय दल बताता हूं। तमिलनाडु में DMK AIDMK, जयललिता का नाम सुना होगा तुम सबने ना, जयललिता की जो पार्टी है DMK AIDMK। अभी जयललिता के बाद वहां की जो AIDMK है, उसी प्रकार से स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, DMK के नेता हैं, ये भी क्षेत्रीय दल है, ठीक है। जैसे और भी शिरोमणि शिवसेना क्षेत्रीय दल है, कहाँ का? महाराष्ट्र का, ये क्षेत्रीय दल है, ठीक है। तो क्षेत्रीय दलों के नाम आप राज्य कौन से, हर राज्य में कुछ कोई न कोई क्षेत्रीय दल होता ही होता है, ठीक है। ये मैं मोटा मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं। खास तौर से जैसे मैंने DMK AIDMK बता दिया क्षेत्रीय दल है। LGP बिहार में है, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी। मैंने लालू नीतीश को भी बता दिया, खास तौर से JDU RJD लिख देना, JDU
ठीक है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जिनका लालटेन का निशान है भाई, लालू की पार्टी भी क्षेत्रीय दल है, नीतीश कुमार की पार्टी भी क्षेत्रीय दल है, शिवसेना भी क्षेत्रीय दल है, ठीक है, शिवसेना भी क्षेत्रीय दल है। उसी प्रकार से बादल, पंजाब अगर आप चलेंगे तो वहां पर अकाली भी क्षेत्रीय दल है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन चुका है प्रेजेंट टाइम में, पहले क्षेत्रीय दल ही था आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले चेंज आया है, अभी थोड़े दिन पहले बनी, लेटेस्ट में बनी है, ठीक है। उसी प्रकार से एलजेपी क्षेत्रीय दल है, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी सारे क्षेत्रीय दल हैं, साउथ के हैं। ये जो ए वाली जो पार्टी लिख रहे हैं साउथ में सारे हैं, सारे साउथ के हैं, ठीक है। जेडीयू जनता दल है ना, जेडीयू है, बीएलडी है या बीकेडी है, ये सारे क्षेत्रीय दल हैं। खासतौर से जो मैंने हरियाणा, यूपी, बिहार उहार को बताया, यहाँ के क्षेत्रीय दल आप जरूर लिख देना, ये सारे क्या है, क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल जो है क्लियर आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय दल में सबसे पहले कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय दल है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन चुका है, इसको डालना, केजरीवाल का नाम साहब आप वैसे जानते होंगे। उसी प्रकार से और राष्ट्रीय दल में अगर मैं आपको बताऊं, सीपीआई, सीपीएम मार्क्सवादी पार्टी हैं, लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं, लेफ्ट बोल सुना होगा ना, लेफ्ट की पार्टियां हैं ये दोनों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दोनों भी क्या हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक है एनपीपी, ये अगर आप देखोगे ये सिक्किम का एक छोटा सा दल है, लेकिन जो हमारे साउथ के, जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर एक थोड़ा सा पार्टी है एनपीपी, ये भी राष्ट्रीय दल बन चुका है। खासतौर से मैं बता दूं, लेकिन खासतौर से मोटी मोटा राष्ट्रीय दल याद रखना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज मायावती जी की पार्टी, या जो सीपीआई, सीपीएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय, ये सारे हमारे क्या राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी हैं। और जो हमारी कह सकते हैं स्टेट पार्टियां हैं, स्टेट पार्टी में खास तौर से मैं बता, स्टेट पार्टी में किनको लिखना, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यूपी से, बिहार से अगर आपको लिखना होगा तो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, 2-3 हो गए ना। हरियाणा से अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप आते हैं तो अगर आप स्टेट है तो आप बिल्कुल पता चलेगा कौन सा ये क्षेत्रीय दल है, जैसे मैंने INLD बता दिया और दुष्यंत चौटाला पार्टी बता दी। उसी प्रकार से पंजाब में अगर आप देखें तो वहाँ पर अकाली है, सबको पता, शिरोमणि अकाली दल, बादल परिवार जो है वो क्षेत्रीय दल है। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। ये सारे क्षेत्रीय पार्टियों में लिख देना। साउथ में अगर चलोगे तो वहाँ पर DMK, AIDMK, ठीक है, TDP, ठीक है, या सारे यार कांग्रेस, ये सारे क्षेत्रीय दल हैं साउथ के, ठीक है। ये सारा क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों को पूछा। पंजीकृत दल क्या होता? पंजीकृत दल का मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना, भाई हमने पार्टी बना रखी है, लेकिन आपको कोई मान्यता नहीं मिले, ना तो आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली है, ना तो आपको एक स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, बस आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको कोई वोट नहीं देता, सिर्फ नाम बना रखा, खाली नाम की पार्टी बना रखी है, आपको इलेक्शन में कोई वोट नहीं। देखो, राष्ट्रीय पार्टी और नेशनल पार्टी बनने के लिए ना, जैसे मान लो कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, भाई मान लो फलाने आदमी पार्टी बना ली, जब इलेक्शन होगा ना तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और आपको कम से कम 6% अगर किसी राज्य में आप लोग वोट लेकर के आते हैं ना, तब आप उस राज्य के क्षेत्रीय दल बन जाते हैं। और 4 राज्यों से, यानी 4 राज्यों में अगर आप इलेक्शन लड़ ले और 4 राज्यों में 6 से अधिक % वोट आ जाए आपका, हर जगह पर आपके 2-2 विधायक जीत जाएं, तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, ठीक है। मूलतः नाम याद रख लेना इस चैप्टर में से आप लोग, ठीक है। देखिएगा क्या है चैप्टर नंबर 3, भारत में दलीय प्रणाली। भारत में किस प्रकार से दलीय प्रणाली है, तो देखिएगा भारत में कैसी दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली। और एक दलीय प्रणाली में अगर आप देखेंगे, एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि एक ही दल का जब प्रभुत्व होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं पर देखें भाई एक ही दल का प्रभुत्व ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने बोला था ना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो 1952 से अगर आप 1977 तक देखेंगे तो कांग्रेस ही बार जीत करके आती थी। तो कह सकते एक दलीय प्रणाली लगभग वहाँ पर हमें दिखाई देती थी। और भी दल थे लेकिन उनको कोई जिताता ही नहीं था, बार कांग्रेस से जीतती थी। जैसे आपने सुना कि एक लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उसके बाद उनकी जो बेटी हैं इंदिरा गांधी जी, वो प्रधानमंत्री बनती हैं। लगभग कह सकते हैं कि 1947 से लेकर अगर मैं बोलूं और 1977 तक, यानी 77 तक लगातार देश में कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है। यानी कितने साल हो गए?
सतत यानी 77 तक अगर आप देखेंगे, इधर 27 साल इधर और 3 साल इधर, ये आप कह सकते हैं लगभग एक लंबा टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे 30-31 साल अगर आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस का ही क्या रहा, वर्चस्व रहा। एक दलीय प्रणाली हम इसको कह सकते हैं। एक दलीय प्रणाली में आप इस लोगों को बता सकते हैं कि जहां किसी राज्य में एक दल ही बार बार जीत रहा, जैसे अगर बताओ जैसे उड़ीसा में देखोगे ना, एक लंबे समय से वहां पर बीजेडी की सरकार है, एक दल ही बार बार। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो सन 2000 से यानी 2000 से लेकर के आज 2023 हो गया है, वहां पर जो नवीन पटनायक है लगातार मुख्यमंत्री बना है, कोई हरा ही नहीं पा रहा। 4 बार इलेक्शन हो चुका है, लगातार पार्टी जीत करके आ रही है। इसी एक बोलते एक दलीय प्रभुत्व हो गया, यानी एक ही पार्टी कोई हरा ही नहीं पा रहा है। सच में बता रहा हूं, सन 2000 से लेकर के आज 2023 चल रहा है। अगले साल उड़ीसा में फिर इलेक्शन है। एक लंबे टाइम से कह सकते, यानी अगर बोलोगे 24-25 साल हो गया है, वही बार बार जीत करके उड़ीसा में रहे, जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। शंख जो होता है ना, उनका वही चुनाव चिन्ह है। उड़ीसा के बारे में वैसे आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे, वैसे मैं बता रहा हूं। तो एक दलीय प्रणाली में था कि एक ही दल है जो सरकार बनाने में उसकी भूमिका, कह सकते हैं कि जब एक ही पार्टी सरकार बनाने में लगातार सफल होती है, वही इसी की सरकार बन रही है। बाकी दल होंगे लेकिन उनको कोई जिता नहीं रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 2 दलीय प्रणाली क्या होती है। 2 दलीय प्रणाली में यह होता है कि वहां पर 2 दल होते हैं मुख्यतः, या कह सकते हैं मुख्यतः 2 ही दल बार बार जीत करके आते हैं, या और दल तो होते हैं लेकिन उनको कोई जिताता नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था राजस्थान को लेकर बोला, भाई राजस्थान में एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है। राजस्थान में तो और भी तो लोग हैं, पार्टी बना रखी है, लेकिन उनको राजस्थान के लोग जिताते ही नहीं है। एक बार बीजेपी सरकार बनाएगी, एक बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, 2 ही पार्टी बार बार सरकार बना रही हैं। ये राजस्थान का एग्जाम्पल है। अब उड़ीसा की उड़ीसा नहीं, राजस्थान के बाद अब दूसरा है हिमाचल की बताऊं। हिमाचल में भी अगर आप देखोगे ना, तो एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है। हिमाचल के लोग हर 5 साल के बाद सरकार बदल देते हैं। अरे हिमाचल में और भी पार्टी हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, कोई जिताता नहीं उनको। बीजेपी कांग्रेस को जिता रहे हैं बार बार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इसको कहते हैं 2 दल का प्रभुत्व हो गया, 2 ही पार्टी बार बार जीत रही हैं। बाकी और है, बाकी उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, बाकी खत्म हो गए हैं, ये समझ लो। अरे एक बात बताऊं, राजस्थान है, हिमाचल है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड जब से बना, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी इसी प्रकार का थोड़ा हमें देखने को मिलता था कि 2 दल का ही प्रभुत्व है। 2 दलीय व्यवस्था में कह सकती, जहां पर 2 दल का ही प्रभुत्व हो, बाकी दल सरकार बना नहीं पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 2 दल। बहुदलीय प्रणाली क्या होती? भाई बहुदलीय प्रणाली का मतलब कि सरकार बनाने में 2 या 2 से अधिक दल हैं, या कह सकते हैं वहां पर चुनाव में कई सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। ये भी 2 दलीय में होता कि वहां पर 2 दल ही चुनाव लड़ रहे हो, या 2 से ज्यादा भी लड़े, लेकिन सरकार बनाने में बार बार 2 आते हैं। एक दलीय में ऐसा हो सकता है कि वहां पर एक ही पार्टी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुदलीय में क्या होता है कि सरकार बनाने में 2 या 2 से अधिक दल हैं। अगर मैं बताऊं जैसे बिहार है, बिहार में सरकार में कितनी पार्टी हैं? भाई बिहार में अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार भी सरकार में है, प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं, लालू भी हैं, साथ में कांग्रेस भी उनके साथ जुड़ी हुई है, तो 3 पार्टी होगी ना, यानी बहुदल हो गया। बहुदलीय सरकार है कहां पर? बिहार में। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कहां पर, उसी प्रकार से अगला हमारा है, अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे, प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो बीजेपी है, ठीक है। उसके साथ शिवसेना है, 1-2 पार्टी छोटी पार्टियां और जुड़ी हैं, ये भी क्या बहुदल का एग्जाम्पल हो गया, बहुदलीय प्रणाली हो गई। उसी प्रकार से अगर मैं अगला राज्य बताऊं तो आपका जो अगला राज्य अगर आप देखेंगे, जो यहां पर जो झारखंड है, झारखंड में सरकार में किसकी सरकार है? वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं आप सबको पता है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, साथ में उनके साथ लालू जी भी जुड़े हुए हैं, साथ में कांग्रेस भी है। तो क्या बहुदल हो गया ना, 2 या 2 से अधिक पार्टी सरकार में बैठी हुई हैं, बहुदलीय व्यवस्था हो गई। बहुदलीय व्यवस्था का और मैं कोई राज्य बताऊं बहुदलीय में, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में अगर आप देखोगे बीजेपी की तो सरकार है, तो बीजेपी है एक। दूसरी सरकार में अगर आप देखो दुष्यंत चौटाला है, जेजेपी है। उसी प्रकार से कई सारे विधायक और भी ले रखे हैं उन्होंने, 1-2 पार्टी के लोग और हैं, तो क्या बहुदल हो गया। यहां पर भी बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था बता दिया। अब उत्तर प्रदेश का बता दो, ध्यान रखना,
उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के साथ और भी कई लोग जुड़े हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पर अनुप्रिया पटेल हैं, ठीक है, जिसे अपना दल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं देश की बात करूं तो देश में बहुदलीय कब रहा? देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस की तो थी सरकार, लेकिन कांग्रेस को कईयों ने सपोर्ट दे रखा था। इसको भी हम बहुदलीय कह सकते हैं। अभी जब से मोदी सरकार आई है, प्रेजेंट टाइम की जो मोदी सरकार है, भाई बीजेपी के तो बहुमत है, लेकिन मोदी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, और भी कई सारी पार्टियां समर्थन दे रखा मोदी को, ठीक है। ये बहुदलीय के एग्जाम्पल होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर यानी 2 या 2 से अधिक जब चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने में भी 2 या 2 से अधिक पार्टियों का रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। भारत में दलीय व्यवस्था के क्या क्या चरण है? भाई भारत में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस जीतती रही। इसको हम बोलते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, एक दलीय व्यवस्था में दिखाई दी। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि कांग्रेस का फिर पतन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे कांग्रेस का पतन हुआ और हमारे देश में क्या रही कि गठबंधन की सरकारें आने लगी। कांग्रेस का पतन कब से माना जाता है? कांग्रेस का पतन मेरे हिसाब से अगर आप लिखना तो कांग्रेस पतन 1967 से लेकर के 67 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस पतन की ओर चली। और इसी टाइम का कि कांग्रेस को छोड़ करके और भी पार्टियां ने सरकार बनाई। अब फिर अगर आप देखोगे 1999 से लेकर के 2019 तक, मान लो 1999 में जो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो अटल बिहारी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अटल बिहारी को कईयों ने समर्थन दे रखा है, कई सारे लोगों ने समर्थन, बताते 21 दलों का सपोर्ट था अटल बिहारी जी को। तब 5 साल उनकी सरकार चली थी। उसके बाद जब मनमोहन सिंह आती है, कांग्रेस जीत करके आती है, कब? 2004 में कांग्रेस लौटती है। और कांग्रेस तो थी, लेकिन कांग्रेस को कईयों ने सपोर्ट दे रखा था, लालू ने, उधर समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने, सबने सपोर्ट दे रखा था। ये भी एक प्रकार से गठबंधन की सरकारें आती हैं। खूब गठबंधन सरकार का मतलब कि सरकार बनाने में 2 या 2 से अधिक पार्टियां शामिल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। दलीय व्यवस्था यानी गठबंधन की दलीय व्यवस्था को उधर भारत में कब होता है? 1999 से आप कह सकते हैं। उससे पहले भी हो चुका, कई सारी गठबंधन की सरकारें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। लेकिन खास तौर से अगर आप देखोगे तो जैसे मैं बोलूं तो अटल बिहारी गठबंधन की सरकार चलाए थे। उसी प्रकार से अगर आप मनमोहन सिंह को देखोगे तो मनमोहन सिंह का दोनों कार्यकाल हो, चाहे 2004 से लेकर 2009 तक हो, 2009 से 2014 तक हो, ये भी अगर देखो गठबंधन की सरकार ही है पूरी कांग्रेस की, जिसको हम यूपीए बोलते हैं, ठीक है, इनका। उसी प्रकार से जो मोदी जब से सरकार बनी है, बीजेपी के पास बहुमत तो है भाई मेरे, लेकिन बीजेपी ने औरों को भी साथ ले रखा है, औरों को साथ ले रखा है। जैसे रामदास अठावले हैं, महाराष्ट्र के छोटी सी पार्टी, एक ही आदमी है, उसको भी साथ ले रखा है। शिवसेना उनके साथ है। लंबे समय तक अकाली भी बीजेपी के साथ थे सरकार में। तो यानी कह सकते हैं एक प्रकार की क्या गठबंधन प्रणाली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। हेलो, नंबर 4 क्या है? जाति, वर्ग, जेंडर, जनजाति। क्या बात करें कि मतदान। देखो भाई, बात ये हो रही कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव किस आधार पे इफेक्ट हो सकता है। आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो जाति के नाम पर भी चुनाव होता है। देखो कई सारी पार्टियां बोलती ना कि फलानी जाति के लिए कर देंगे। बहुत सारे लोग देखा होगा जाति के नाम पर वोट डालते ना कि भाई मैं यादव हूं तो मैं यादव को वोट दे दूंगा, मैं दलित हूं तो दलित को वोट दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को वोट दूंगा। इस प्रकार से हमारे देश में चुनाव प्रभावित होता ना। हमारे देश में किस आधार पर वोट पड़ रहा, मतदान होता है, यानी हमारे देश में जो मतदान होता है किन किन चीजों से इफेक्ट होता है, कौन से कारण हैं जिसे जो चुनाव में ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो पहला जाति। भाई हमारे देश में जाति के नाम पर खूब वोट पड़ता है। देखा भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां ने ये भी देखती कि कौन सी जगह पर कौन से जाति के लोग ज्यादा हैं, कैंडिडेट भी वही खड़ा कर देती हैं देख करके। जैसे मान लो कहीं पर अगर ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, उम्मीदवार ही ब्राह्मण आ जाएगा। अगर कहीं पर मुसलमान ज्यादा हैं तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है। अगर कहीं पर यादव ज्यादा हैं तो वहां पर यादव कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा कर देगी। कोई भी पार्टी, सारी यही करती हैं जाति के नाम पर। सबने कहा कि ये हमारी सरकार बनेगी, फलानी जाति को ये कर देंगे, फलानी जाति। यानी भारत में जब चुनाव होता है वो किससे प्रभावित होता है? मतदान किससे इफेक्ट होता है? व्यवहार रूप में भाई जाति के नाम पर हमारे देश में खूब सारा क्या होता है, वोट पड़ता है। अब देखा भी हो तुमने ना, जो जिस जाति को होता है उसी जाति के आदमी को वोट देता है, बोलता है ना भाई हमारी जाति का है, हमारी कास्ट का है, हम तो उसी को दे देंगे। देखोगे ना, जो मतलब अगर कोई
अगर लुहार जाति का है तो अगर लुहार कैंडिडेट है तो उसको वोट देगा। ठीक, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ही वोट देगा। ठीक है, यादव यादव को वोट देगा। इस प्रकार से हमारे इलेक्शन में होता नहीं है, जाति के नाम पर जातिवाद बहुत ज्यादा नहीं इलेक्शन में। तो वही कह रहे हैं भाई, हमारे देश में जब मतदान होता है, जब वोट पड़ते हैं तो वोट किससे प्रभावित होता है? पहले तो भाई जाति से होता है। जाति के नाम पर खूब वोट पड़ता है, देखा होगा ना। जाति के नाम पर कई बार पार्टियां भी उम्मीदवार खड़ा करती हैं जहां पर ज्यादा है। उसी आधार पर कई बार जो उम्मीदवार होते हैं वो भी जातिवाद करते हैं कि अगर हम जीत करके आएंगे इस जाति को ऐसा करेंगे, उस जाति को ऐसा करेंगे। दूसरा वर्ग के आधार पर भी हमारे देश में होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ग भी हमारे देश में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। बोलते ना कि अगर इस बार पार्टी बनेगी तो वर्ग को भाई कह सकते हो कि जैसे ब्राह्मण है तो या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उस प्रकार से वर्ण के आधार पे भी हमारा इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव जब होता है तो बहुत प्रभावित होता है उम्मीदवार। जैसे कई बार देखा ना, वर्णों को लेकर के भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों के लिए ऐसा हो जाएगा, क्षत्रियों को ये कर देंगे, वैश्य जाति के लोग हैं, इस प्रकार से भी इलेक्शन प्रभावित। यानी जो बनिया होता देखा हो ना भाई, बनिए को वोट देगा। अगर बनिए कैंडिडेट आ गया है, जैसे मान लो कि जो वोट देने जा रहे हैं, अगर इनको पता चला कि फलाना पार्टी का आदमी ना अग्रवाल है तो उसी को जाकर के वोट डाल देंगे। वर्ग आधार वर्ग होता है ना, वर्ग का भी बड़ा रोल होता है इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण को वोट देता है, क्षत्रिय को वोट देता है, वैश्य को वोट देता, बनिए को वोट देगा। जो शूद्र जाति के लोग होते हैं, अगर शूद्र कैंडिडेट है तो उसको वोट दे देते कई बार। जो ओबीसी को वोट देता, तुम सबने देखा होगा ना भाई, हमारे ओबीसी। अब भारत में पार्टियां भी इसी प्रकार से कहती हैं कि इस बार हमारी सरकार बनवा दो तो हम ओबीसी मुख्यमंत्री दे देंगे। कई बार सुना ओबीसी मुख्यमंत्री बना देंगे, कई बार सुना कि पार्टियां कहती हैं दलित मुख्यमंत्री बना देंगे। यानी हमारे चुनाव में कह सकते हैं जो वर्ग होता है, जो जाति होती है, इससे बहुत ज्यादा चुनाव इफेक्ट होता है। इसी के आधार पे पार्टियां भी लोगों को लोग लुभावने वादे देती है ना भाई, जाति को अगर हमारी सरकार जीत करके कि फलानी जाति को ही दे देंगे या इस जाति को वो उनकी लड़कियों की शादी में मदद कर देंगे। इस प्रकार से पार्टियां करती नहीं, जाति का वर्ग का खूब करती हैं। उसी प्रकार से जेंडर के आधार पे भी हमारे देश में खूब जाती है। महिलाओं को लेकर के खूब राजनीति होती ना कि भाई हमारी सरकार बनवा दो महिलाओं के लिए, हम महिला सुरक्षा की बात की जाती है। उसी प्रकार से हमारी सरकार बनवा दो भाई, लड़कियों को भाई शादी में 51 लाख रुपए मिल जाएगा, या जो लड़कियां होंगी उनको पढ़ाई लिखाई में हम मदद कर देंगे। कन्यादान रूप में उनको राशि मिलती है, लड़कियों को देती हैं। लड़कियों को आने जाने के लिए साइकिल देना, ये क्या है? जेंडर के आधार पे भी हमारे देश में खूब राजनीति होती है, महिलाओं को लेकर के राजनीति होती है ना। पार्टियां बोलती नहीं बहुत हुआ बेटी परवार, अब की बार ऐसी सरकार, महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार ऐसी सरकार, नारे लगा देते ना। इस प्रकार के क्या है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे नारे क्या है? जेंडर के आधार पे आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आप कर रहे हैं, इससे इलेक्शन प्रभावित होता है ना भाई, जेंडर के आधार पे कर रहे हैं ना कि महिलाओं के लिए हम ऐसा कर देंगे। कई बार जो बोल बने, अगर हमारी सरकार बन गई तो महिलाओं के लिए हम ऐसा कानून लेकर के आएंगे। देखो जैसे महिलाओं को लेकर के बस फ्री करवा दिए ना, एक जेंडर के आधार पे राजनीति है। इससे भी इलेक्शन का तो प्रभावित है। जैसे केजरीवाल ने बस फ्री करवा रखी महिलाओं के लिए ना, तो जेंडर के आधार इससे भी इलेक्शन प्रभावित होता है भाई। मतदान महिला क्या करेगी, जाकर के केजरीवाल को वोट दे देगी, बस में फ्री घूम रही है ना, इसलिए फ्री में आ जा रही है। उसी आधार पे किसी ने बोल दिया कि महिलाओं को हम जीतेगा आरक्षण देंगे। यानी इस आधार पे भी क्या होता है कि जेंडर के आधार पे भी खूब राजनीति होती है। उसी प्रकार से जनजाति को लेकर, आदिवासियों को लेकर के जो कबीले होते हैं, इनको ये भी इसी आधार पे खूब राजनीति हमारे देश में। अभी देखा होगा ना कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी बनी है, कौन सी जनजाति से है ना, आदिवासी। तो कई बार देखा, कई सारी जो पार्टियां होती ना, वो आदिवासियों को बताती कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना देंगे, आदिवासी को हम लिए ऐसा कानून लाएंगे। तो इसके आधार पे भी हमारा जो मतदान होता प्रभावित होता है। भारत में जो मतदान होता है वह उनके व्यवहार क्या है, यानी लोगों का वोट डालने का प्रोसेस क्या है, लोग कैसे वोट देते हैं। जाति के नाम पर वोट देते हैं सारे लोग, वो देखा नहीं इलेक्शन में, जाति हमारी जाति का तो हम उसी को वोट दे देंगे। ब्राह्मण को वोट दे रहा है, यादव को वोट दे रहा है, ठीक है, देखा होगा ना। अग्रवाल को वोट दे रहे हैं, बनिया को वोट दे रहा है जाति के आधार पे। उसी आधार पे वर्ग के आधार पे भी होता है ना। जैसे अगर मान लो आप जैसे मान लो पढ़ा लिखा वर्ग तो पढ़े लिखे को वोट देगा। ऐसे प्रकार से जैसे कोई डॉक्टर है तो सोचेगा अगर डॉक्टर कैंडिडेट है हम उसको वोट देंगे, होता ना। वर्ग के आधार पे भी राजनीति खूब होती है कि हमारे वर्ग का है, ऐसी भी राजनीति खूब होती है।
वर्ग के आधार पे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस आधार पे होता ना कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट है अगर राजपूत है तो सारे राजपूत राजपूतों को वोट दे देंगे। अरे वो खराब है, कैसा आदमी हो चाहे कैसा, उसी को वोट दे देंगे, सारे जाके वोट दे देते हैं ना। यानी भारत में जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है, जब वोट डाले जाते हैं, इससे मतदान प्रभावित होता है। पॉलिटिकल पार्टियां भी बोलती है ना कि फलानी जाति के लिए कर देंगे, इतना आरक्षण दे देंगे, ये सुविधा दे देंगे, मैनिफेस्टो भी लिखवाती हैं, ऐसा होता है ना। इससे कहता हमारा जो मतदान होता है, जो भारत में इलेक्शन होता है, प्रभावित होता है। भाई भारत में जाति के नाम पर इलेक्शन होता है, वर्ग के नाम पर होता नहीं। अभी तो भारत में किस आधार पे इलेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा हिंदू और मुसलमान के नाम पर भी राजनीति हो रही है अपने देश में, देखा होगा ना। हिंदू के लिए कर देंगे, फलाना कर देंगे, मुसलमान के लिए कर देंगे, कई बार देखा होगा ना। तो इस आधार पे भी क्या है, राजनीति बहुत ज्यादा, पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही भैया। अब तो धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देखो ना, इलेक्शन जब होता तो नेता मंदिर जा रहे, माथा टेक रहा है, मस्जिद जाकर माथा टेक रहा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, देखा होगा ना। ये बहुत सारे जब इलेक्शन होता मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फलाने मंदिर जाते, फलाने मर जाते, इलेक्शन में ही जाएगा और कभी नहीं जाएगा। ये क्या है, एक प्रकार से क्या धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर राजनीति होती है। वोट भी इससे प्रभावित होता है। उनको लगेगा भाई अगर इसको वोट देंगे तो धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं। देखो अगर कई बार जो मुस्लिम होते हैं कई बार इकट्ठे होकर के अगर मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वोट दे देते हैं। उसी प्रकार से हिंदू लोग हैं तो हिंदू कैंडिडेट है उसको वोट दे देते हैं। क्या है, भारत में जो मतदान होता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जेंडर के नाम पर, जनजाति के नाम पर, इससे सारा इलेक्शन इस पर तो डिपेंड करता है। मतदान हमारा जो मत व्यवहार है, हमारा मत देने का पर्पज क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यही है भाई, जाति के नाम पर वोट देंगे, धर्म के नाम पर वोट देंगे। महिला होगी तो महिलाओं के लिए किसी पार्टी बोलते महिलाओं के लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसी जाकर के वोट दे देगी। वो जनजाति को लेकर के खूब लोग बोलते हैं ना भाई फलानी जाति के लिए, जनजाति के लिए कर देंगे, आदिवासियों के लिए जो जनजातियां हैं, जैसे भील है जनजाति, ये सारी जनजाति होती है, भील है, तमाम तरह की जनजाति होती है ना, जो नॉर्थ ईस्ट में खूब सारी जनजातियां होती हैं। इनके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है हम इनके लिए करेंगे तो सारे उसी को वोट दे देते हैं। यानी इससे कहता हमारा जो मतदान होता है भारत में प्रभावित होता है। मत व्यवहार क्या है भारत में, इलेक्शन यानी चुनाव देने का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यही है कि हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इस प्रकार से हम लोग वोट देते हैं। अब तो लोग कह सकते हैं लोग बोतल के नाम पर, पैसे के नाम पर, इससे भी वोट देता, पैसा दे दे, जो पैसा देगा उसी को वोट दे देगा। लेकिन खास तौर से ये इंपॉर्टेंट है, जाति, वर्ग, जेंडर, जनजाति, ये हमारे मतदान को प्रभावित करती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो रूल बना, जैसे वर्ग, किसानों के लिए कर देंगे, विद्यार्थियों के लिए कर देंगे, मजदूरों के लिए कर देंगे, इस प्रकार से भी हमारे देश में खूब राजनीति होती है नहीं। किसान के नाम पर राजनीति होती है, विद्यार्थी के नाम पर राजनीति होती है ना। इसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। खास तौर से यहाँ पर जो हमारा मतदान होता है जाति के नाम पर वोट देते हैं लोग, वर्ग के नाम पर, जेंडर के नाम पर और जनजाति के नाम पर होता है। ठीक है, क्या है नृजातीय, धर्म और भाषा, यानी हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है हम लोग नृजाति को लेकर के, यानी गोरे काले को लेकर भी हम लोग देते हैं। भाई मान लो कि अगर ऐसा कोई नृजाति, यानी नृजाति के में जो जातिवाद को लेकर के, वो नृजाति एक प्रकार से होता है नस्लवाद है, उस नस्ल को लेकर के हम वोट देते हैं ना। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग किसी दूसरी जाति के हैं तो चलो ठीक है, लेकिन गोरा काला जो होता है इस आधार पे भी हमारा जो इलेक्शन होता प्रभावित होता भाई मेरे। ठीक है, दूसरा क्या था, हमारे जो वोट दे रहे हैं धर्म के नाम पर, आगे ना धर्म वाला मैंने बताना कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। राजनीति भी भाई धर्म के नाम पर हो रही ना, सबको पता है। मैं ज़्यादा खुलकर बताऊंगा तो कोई न कोई कमेंट करेगा यहाँ पर, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। आप सब देखते हो कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से किस आधार पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर पड़ता है ना। होता ना भाई देश के नाम पर वोट देना, देश के नाम पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर बात करते हैं। वो होते नहीं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या धर्म के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं ना। देखा होगा ना बहुत सारे लोग ना जब इलेक्शन होता है जाकर के मंदिर घूम रहे हैं। अरे राहुल गांधी भी घूमते रहते भाई, मंदिर घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जाकर के मंदिर बैठती हैं, और जब इलेक्शन होता है मोदी भी जाकर के मंदिर घूम रहे हैं। तो क्या धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं सब लोग ना। भाई कोई बुरा मत मानना, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप किसी पार्टी से आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है वो डायनामिक से प्रभावित होता है। एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन के समय मंदिर जा रहा है, मतलब क्या है, वो प्रभावित कर रहा है कि भाई धर्म के नाम पर वोट दे दो तुम लोग, मैं तो मंदिर जाता हूं। अरे तो इलेक्शन में देखो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा पढ़ने का पर्पज क्या है, यही हो रहा ना कि भाई हिंदू लोग आकर के मुझे वोट दे दो,
या कह सकते बहुत सारे लोग जो लीडर होते हैं मुसलमानों को लेकर बताते मुसलमान के लिए फलाना कर देंगे फलाना कर देंगे। क्या है, आप तो क्या धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? यानी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति और धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। नृजातीय के नाम पर भी वोट मांगा जाता है। जनजातीय जो अलग अलग, अभी देखोगे, मैं सिर्फ पढ़ाने समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अभी देखा होगा ना, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, आदिवासी हैं, लेकिन बीजेपी उनको लेकर के कितना बताती कि हमने आदिवासी बना दिया, आदिवासी बना। क्या है, यानी आपने उनको बना दिया तो आप वोट मांग रहे कि भाई आदिवासी हमने बना दिया है। ठीक है, क्या है, यानी हम एक प्रकार से हमने उनको बना दिया इसलिए हम वोट मांग रहे कि एक यह जातिवाद ही तो है। आप क्या करें, निर्जातीयता ही तो कर रहे हैं। धर्म के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। अरे भाई दोनों पार्टी करती, बीजेपी कांग्रेस दोनों धर्म के नाम पर वोटे बटोरने का काम करिए ना। देखोगा ना बीजेपी सरकार कितने लोग मंदिर जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा पाठ उसी टाइम दिखता है जब इलेक्शन चलता है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना था प्रियंका गांधी भी मंदिर गई थी, माथा टेक रहे हैं। जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था तो केजरीवाल भी हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा मंचों से पढ़ रहे हैं। क्या है, आप तो धर्म के नाम पर राजनीति करें ना। तो वही भाई हमारा इलेक्शन इससे प्रभावित हो रहा ना, धर्म के नाम पर। अगला, इलेक्शन में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है भाई। आज प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फैला हुआ है कि सोशल मीडिया में देखते नहीं, आईटी सेल बना रखी, बीजेपी की अलग आईटी सेल है, कांग्रेस की अलग आईटी सेल है। वहां पर लोग जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं वैसे आईटी सेल वाले लड़ रहे हैं। किसके नाम पर? आईटी सेल में। सोशल मीडिया में देखते नहीं कि मोदी जी ने इतना काम कर दिया, उधर आम आदमी पार्टी वाला बता केजरीवाल ने फला फला काम कर रहा है। सोशल मीडिया में देखते नहीं कितनी सारी राजनीति हो रही। तो सोशल मीडिया के जरिए क्या की जाती है, अपना वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया में तुम ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, खासतौर से ट्विटर पर तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है ना, देखा भी आप सबने। तो क्या है, सोशल मीडिया की चुनाव में बड़ी भूमिका है। यानी जो सोशल मीडिया में इस प्रकार से ट्रेंड बनाने की कोशिश की कि हमारा बहुत प्रभुत्व है, एक प्रकार से होता नहीं। सोशल मीडिया भी क्या कर रही है, इलेक्शन को प्रभावित करती है। भाषा के नाम पर भी क्या चुनाव प्रभावित होता है। देखो ना, जैसे हिंदी भाषा को लेकर के राजनीति खूब होती है। अभी मैं बताऊं, जब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था तो वहां पर बंगाली अस्मिता को लेकर के इलेक्शन पूरा हुआ। बंगाल का जो चुनाव था, ममता बनर्जी ने जो पूरा चुनाव लड़ा, बंगाली अस्मिता पर लड़ा, बाहरी भीतरी पर लड़िया। भाई मोदी अमित शाह बाहरी हैं, मैं तो बंगाल की हूं इसलिए मुझे वोट दे दो। ये क्या है? अरे चंडी का पाठ कर रही थी ममता बनर्जी, सबने सुना होगा ना इलेक्शन में, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सबको पता है ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि आज हमारे जब चुनाव होता है, एक बात बताइए, इलेक्शन हो रहा बंगाल का, ममता बनर्जी चंडी यानी दुर्गा जी जो उनको चंडी माता बोला जाता है, उनका पाठ मंचों से कर रही हैं। इसका मतलब क्या? आप बता रही कि मैं हिंदुओं का साथ हूं, हिंदू मुझे आकर के वोट दे दो, क्योंकि मुसलमान तो उनके साथ था इसलिए बता रही ना। दूसरा, अस्मिता को लेकर के लोग जैसे कोई बोले, अरे भाई मैं इसी देश आपका ही बेटा हूं, आपके में से निकल करके मैं आया हूं। ये क्या है? एक प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं ना, भाषा के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर राजनीति। इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते हैं आप। वोट किसके नाम पर मांग रहे हैं? भाषा के नाम पर मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना। मैंने वो बता ना, सबका नाम लेकर के बता रहा हूं, किसी को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। सबको, ज्यादातर जब यूपी का इलेक्शन है वहां पर भी अखिलेश देखा दुनिया भर की गदा लेकर के घूम रहे थे उसी प्रकार से। तो भाई हर पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर इलेक्शन को प्रभावित करती है। और हमारा जो वोट डालने वाले लोग हैं वो भी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट डाल रहे हैं। ये भी सच्चाई है। पार्टियां तो बोलती हैं, पार्टियां तो कर ही रही हैं, लेकिन लोग भी जो चुनाव डालने हैं, इससे कहता है इलेक्शन प्रभावित होता है। यानी ट्रेंड क्या हमारे देश में अगर जो इलेक्शन होता है धर्म के नाम पर, सोशल मीडिया की तो बड़ी भूमिका है। अगर मैं बोलूं चुनाव में सोशल मीडिया पर, तो भाई जैसे मैंने बोला ना, कुत्ते बिल्ली की तरह दो पार्टी के लोग लड़ते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को देखते होंगे तो वहां पर ट्रेंड चलता रहता है। बीजेपी वाले ने एक ट्रेंड चलाया तो फिर कांग्रेस वाले अगला ट्रेंड चलाएंगे। एक प्रकार से टक्कर चलती रहती है। सोशल मीडिया में बताने का प्रयास होता कि हम लोग चुनाव में टक्कर दे रहे हैं, हम बहुत आगे हैं, इलेक्शन जीत लेंगे। अभी एक चीज मैं बताऊं, अभी कर्नाटक का लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है, वहां पर देखा होगा कि वहां पर धर्म के नाम पर राजनीति हुई ना भाई। बजरंग बली को लेकर के वहां पर बाकायदा नारे लगे। कोई सिर्फ मैं समझाने का तरीका मेरा है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोई इसको पर्सनली मत लेना, ठीक है, मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं बस, ठीक है, ताकि आप चैप्टर को अच्छे से यानी भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातीय निर्जातीय के नाम पर
इलेक्शन जो हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है, हम उसी आधार पे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं लोग, यही चल रहा है ना। तो चैप्टर नंबर 5 में वही है जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? स्वायत्ता आंदोलन। देखो यहां पर अगर मैं स्वायत्ता की बात करूं, स्वायत्ता का मतलब ये होता था कि हमारे देश में कई ऐसे सारे राज्य हैं जो अलग राज्य की मांग करते थे। किसकी मांग करते थे? अलग राज्य की मांग होती थी। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप सबको पता कि जैसे हरियाणा पंजाब पहले एक ही थे, तो हरियाणा पंजाब बाद में अलग हुए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक थे, बाद में किस आधार पे अलग हुए? भाषा के आधार पे अलग हुए। उसी आधार पे अगर आप देखेंगे लेटेस्ट में आप सबको पता जो तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना अलग हुआ, किस आधार पे अलग हुआ? भाषा के आधार पे, ठीक है। कई सारे राज्य, जैसा सन 2000 में देखा होगा कि यूपी से निकल करके उत्तराखंड बनाया गया सन 2000 में। उसी प्रकार से जो बिहार था, बिहार से निकल करके झारखंड बनता है। मध्य प्रदेश जो था उससे निकल कर एक नया राज्य बनता है जिसको हम कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है, उसको बनाया गया है। तो स्वायत्ता का मतलब क्या था? स्वायत्ता का मतलब कि जब अलग राज्य की मांग उठती है। कहाँ पर? भारत में अगर देखोगे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई। राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाएगा? भारत में जो राज्य बने, भाषा के नाम पर राज्य बना है, क्षेत्र के नाम पर भी राज्य बना है, इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे स्वायत्ता आंदोलन के उदाहरण कौन कौन से हैं। स्वायत्ता आंदोलन की विशेषता क्या होती है? स्वायत्ता आंदोलन के उदाहरण कौन कौन से हैं? थोड़ा सा हम विशेषता की बात देखो। भारत में 28 राज्य हैं, 11 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रेजेंट टाइम में तुमने सुना कि जो कश्मीर है, कश्मीर को भी 2 में बांट दिया गया ना। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें कश्मीर एक बना और उसमें लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसमें से प्रत्येक राज्य में ऐसे क्षेत्र हैं, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, इस आधार पर क्या राज्यों का जो गठन किया जाता है। जैसे आज मैं बात करूं, जैसे असम पहले था, तो असम से निकल करके 3 और राज्य बने हैं, जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बना दिया गया था, पूर्वोत्तर के राज्यों को बनाया गया था। उसी प्रकार से जैसे मैंने बोला कि यूपी से क्या निकल करके उत्तराखंड बना। बिहार जो था, बिहार से निकाल करके झारखंड बनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ बना। 2013 में तुम सबने सुना होगा कि जो आंध्र प्रदेश था उससे निकल करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये अलग राज्य, किस राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस आधार पर किया जाता है? भाषा के आधार पे। कई बार जैसे हरियाणा पंजाब भाषा के आधार पे बने हैं। कई सारे राज्यों का जो पुनर्गठन भाषा के आधार पे हुआ है। कई सारे राज्यों का जो पुनर्गठन क्षेत्र के आधार पे होता है, यानी कहीं पर जैसे अलग अलग इलाके होते हैं। स्वायत्ता आंदोलन की विशेषता, स्वायत्ता का मतलब कि अलग राज्य की मांग करना या पृथक राज्य की मांग होना ही स्वायत्ता आंदोलन। जब मान लो कि जैसे कई बार तुम सबने सुना होगा कि जैसे पंजाब में अलग पंजाब की मांग उठती थी, बल्कि पंजाब में तो अलग देश की मांग उठी है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आप सबको कि पंजाब को लेकर के, ठीक है। वहां पर तो अलग देश की मांग ही उठ गई थी। सब आप लोग जानते हो, उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा, लेकिन ज़रूर मैं समझाने की जरूर कोशिश करूँ कि पंजाब की हालत कैसे रहे इतने समय तक जो पंजाब रहा, ठीक है। स्वायत्ता आंदोलन का मतलब यही होता है कि अलग राज्य की जब मांग उठती है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे जो स्वायत्ता की विशेषता, ये उन क्षेत्रों में उठाए जाते हैं जहां पर लोगों के साथ भेदभाव। देखो अगर मान लो कोई राज्य है और राज्य के अंदर में किसी एक इलाके के साथ अगर भेदभाव होता तो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए अलग राज्य बने। जब भेदभाव होता तब अलग राज्य की मांग क्या होती है? उठती है। इन मांगों में समाज के मुखर तबकों द्वारा उठाया जाता है। जैसे छात्र, अलग राज्य की मांग कौन उठाते हैं? जैसे छात्र हैं या नागरिक समाज हैं, राजनीतिक दल हैं, ये अलग राज्य की मांग करते हैं, ठीक है। स्वायत्ता की मांग करने वाले का आरोप होता है कि उनका शोषण किया जा रहा है। अगर किसी इलाके का विकास नहीं होता है तो वहां पर अलग राज्य की मांग भी हमें वहां पर उठती हुई दिखाई देती है। जैसे किसी को लगता है कि हमारी संस्कृति जो है, जो हमारी भाषा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो वहां पर कहते हैं हमें भाषा संस्कृति बताने की अलग राज्य की मांग करते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब में देखोगे तो हरियाणा जो थोड़ा हिंदी भाषी राज्य है। अगर पंजाब देखो तो खासतौर से पंजाबी है, तो हरियाणा पंजाब किस आधार पे अलग? भाषा के आधार पे। तो ये कह सकते कि एक मांग थी कि अलग पंजाब बनना चाहिए, हरियाणा को अलग करना चाहिए। तो 67 में तुम सब ने देखो कि हरियाणा पंजाब अलग अलग दोनों राज्य बनते हैं, तो भाषा के आधार पे बना है। इस आधार पे स्वायत्ता को लेकर के कई प्रकार की मांग, अलग राज्य की मांग उठना। जैसे उदाहरण में क्या है, राज्य के अंदर राज्य की मांग उठती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेघालय है, तो मेघालय में भी कई बार अलग राज्य की मांग उठती है। राज्य के अंदर राज्य की मांग कब उठती है? जैसे मान लो एक राज्य है, जैसे एग्जांपल मैं थ्रू बताऊं, जैसे आंध्र प्रदेश था,
तो आंध्र प्रदेश राज्य था, उसमें हमेशा अलग तेलंगाना राज्य की मांग उठती थी। भाई तेलंगाना को लेकर के तेलंगाना नाम का अलग राज्य बनना चाहिए। इसको बोलते हैं राज्य के अंदर ही जब राज्य बनने की मांग उठती है, इसको हम बोलते हैं राज्य के अंदर स्वतः। जैसे मेघालय में इस प्रकार की मांग खूब उठती थी, खासतौर से वहां पर जो जनजातियां होती थी, कहते हैं हमारे लिए अलग मेघालय बनना चाहिए, इसको लेकर के मांग उठी है। उसी आधार पे मैं अलग राज्य की मांग को लेकर के राज्य के अंदर राज्य की जब मांग उठती है तो मेघालय में बनती है। और भी कई राज्यों में अलग राज्य की मांग उठी है, खासतौर से जब उत्तर प्रदेश था तो उसमें जो उत्तराखंड था उसको लेकर के मांग उठती रहती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो अलग भाई पहाड़ी राज्यों के लिए उत्तराखंड अलग बनता है, तो राज्य के अंदर ही राज्य की मांग उठती है ज़्यादातर। तो हमें यही देखना, जैसे असम में जैसे बोडो आंदोलन चला था, तो बोडो आंदोलन क्या था, अलग राज्य की मांग करता था। असम में असम के जो आदिवासी इलाके थे वो स्वायत्तता की मांग करते, अलग राज्य बनना चाहिए। तो बाद में असम से निकल करके अलग राज्य भी बनते हैं, जैसे असम से निकल करके मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को बनाया भी जाता है। बोडो आंदोलन था, असम बड़ा राज्य था, बाद में असम से निकल करके 3 और राज्य बने। कौन कौन से, मेघालय, यहाँ पर जैसे देखोगे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, इन तीनों राज्यों को बना। अलग राज्य की मांग उठती है, क्यों उठती है, रीजन की अगर किसी क्षेत्र के साथ, इलाके के साथ भेदभाव होता तो उन लोगों को लगता है कि अगर हमारा अलग राज्य बन जाएगा तो हमारे इलाके का विकास होगा, अलग राज्य की मांग, इसलिए। तो बोडो आंदोलन क्या है, अलग राज्य की मांग उठी थी, कहां पर, असम में। अलग राज्य बनता भी है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे बोडो आंदोलन के साथ उल्फा, बोडो समुदाय असम समझौते की धारा में 6 संदेह है। देखो असम को लेकर के असम में राज्य की मांग उठती ही रही है, ठीक है। तो वहां पर जैसे मैंने बोला कि 3 अलग राज्य बने हैं, राज्य के अंदर ही राज्य की जब मांग उठती स्वायत्तता को लेकर के, हम बोलते हैं अलग राज्य की मांग। उसी प्रकार से असम में उत्तर कछार पहाड़ी में 2 जनजातियां हैं, वो जनजातियों ने स्वायत्तता की मांग की थी। प्रारंभ में दोनों जनजातियों ने असम आंदोलन में भाग नहीं लिया, ना ही उन्होंने पहाड़ी राज्यों की मांग में समर्थन किया। जो बाद में असम से अलग मेघालय राज्य बना, तो मेघालय अलग राज्य बनने के पूर्व ही यह स्वायत्तता आंदोलन था। अलग मेघालय से क्या, पहले जो मेघालय है वो असम में ही था, बाद में अलग राज्य की मांग उठी तो मेघालय नाम का एक नया राज्य बनाया गया। तो कह सकते हैं कि जब राज्यों की मांग उठती इसको हम क्या बोलते हैं, स्वायत्तता, ठीक है, यानी अलग राज्य चाहिए उनको। उसी प्रकार से और भी जगह अलग राज्य की मांग उठती ही रहती है, भाई अलग स्टेट बने, राज्य के अंदर ही अलग राज्य की मांग उठती है। जैसे मैं सबको बता दूं, कई बार अगर आप देखोगे, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने सुना था कि लोग कह रहे थे कि अलग बिहार में अलग राज्य की मांग उठी थी, अलग मिथिलांचल बनना चाहिए। प्रेजेंट टाइम देखा यूपी है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, तो यूपी में भी अलग राज्य की मांग कई बार उठती है कि भाई अवध अलग बनना चाहिए, बुंदेलखंड अलग बनना चाहिए, अलग राज्य की मांग कई बार यूपी में उठती रहती है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां पर अलग राज्य की मांग उठती रहती है, ठीक है। असम में अलग राज्य की मांग उठी है, ठीक है, अलग स्टेट बनना चाहिए। अगर जैसे अब मैंने बताया कि जब आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश में भी अलग राज्य की मांग उठी ना, तेलंगाना अलग बनना चाहिए। 2013 में कांग्रेस वालों ने अलग राज्य बनता भी तेलंगाना बन जाता है। तो स्वायत्तता आंदोलन का मतलब होता कि जब अलग राज्य की मांग उठ जाती है कि भाई अलग राज्य चाहिए हमको, हम इस राज्य के साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी भाषा, सभ्यता, कल्चर अलग है और हम अलग राज्य चाहिए। तो अलग राज्य की मांग उठती ही उठती है। राज्यों के अंदर में ज्यादातर अलग राज्य की मांग भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी विशेषता के आधार पे उठती है। या उन लोगों को लगता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, तो उनको लगता है जब हमारा अलग राज्य बन जाएगा तो हमारा विकास हो जाएगा। इसलिए अलग राज्य की मांग हर राज्य में कभी न कभी अलग अलग समय पर समय पर उठती रहती है। अलग राज्य की मांग यानी अलग स्टेट चाहिए, इस अलग राज्य की मांग उठती है, ठीक है। अगला जो है चैप्टर नंबर 7 क्या, विद्रोह। विद्रोह का मतलब होता है कि एक प्रकार से बगावत कर देना, विद्रोह कर देना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। भारत में विद्रोह की उत्पत्ति कश्मीर में एक अलग विद्रोह था। जैसे आप सबने सुना कि कश्मीर में एक प्रकार से होता कि भाई कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर अलग बने, कुछ लोग चाहते हैं। जब कई बार आप सबने सुना है ना कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान वहां पर कश्मीर में माहौल खराब कर देता आकर के। कश्मीर का जो माहौल खराब करता कौन करता, पाकिस्तान करता। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी भेज देता है और कश्मीर के लोगों को भड़काता है कि तुम लोग भारत के साथ मत रहो, अलग आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, लालच देता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, कश्मीर में विद्रोह हो जाता है कि भैया कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है। कई बार होता है ना इस प्रकार की चीज़ें। पाकिस्तान कई बार आरोप भी लगाता ना, तो पाकिस्तान वाले क्या आते हैं, आतंकवादी भेज देते कश्मीर में
और जिससे क्या था कि कश्मीर में एक प्रकार का विद्रोह था। पूर्वोत्तर में कई प्रकार के विद्रोह अलग राज्य को लेकर के, जैसे नागा विद्रोह, नागालैंड जो है वहां पर नागा जनजाति खूब रहती है। कौन सी जनजाति? नागालैंड में, पूर्वोत्तर की हम लोग बात करेंगे। नागालैंड में कौन सी जनजाति? नागा जनजाति है। तो नागा जनजाति जो है, पहले जो नागालैंड था भारत का पार्ट नहीं था, अलग अलग देश था। बाद में क्या हो कि उसको नागालैंड जो था उसको भारत में मिला लिया गया। तो जो नागा जनजाति के लोग हैं वो कहते हैं कि हमें भारत के साथ नहीं रहना, इसलिए बार बार वो क्या है, विद्रोह करते रहते हैं, खासतौर से नागा विद्रोह होते रहते हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा है मणिपुर है, मणिपुर भी अगर देखो बार बार मणिपुर में विद्रोह होता है कि अलग राज्य बनना चाहिए, या अलग अलग जहाँ पर जनजाति है या भारत अलग देश की ही मांग उठ जाती है कि उनको भारत में रहना ही है। खासतौर से यहाँ से हम विद्रोह में अलग देश की मांग उठती है कि हमें तो भैया रहना ही नहीं है। अभी पंजाब को लेकर बताऊंगा। देखो नागा तो लोग कहते हैं कि भारत के साथ रहना नहीं है, लेकिन हम लोग उनको रखे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे खराब एलिमेंट होते हैं जो देशद्रोही टाइप के लोग होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं कि हमें तो भारत के साथ रहना ही। विद्रोह में होता कि अलग देश की जब मांग उठती है, देखो स्वायत्ता में क्या होता, अलग राज्य की मांग उठना अलग बात है और अलग देश की मांग उठना अलग बात है भाई मेरे। जैसे मैं बात रहा हूं, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में कोई कर रहा भाई हरियाणा पूर्वोत्तर हरियाणा नाम से कोई बना दो, कोई यह बोलेगा कि नहीं हरियाणा नाम का एक देश ही बना दो। तो देश की मांग उठना अलग बात है। ये विद्रोह होते हैं जब अलग देश की मांग उठती है। तो अलग देश की मांग कहां कहां पर उठी है? नागालैंड में उठी है, क्योंकि नागालैंड पहले भारत में था नहीं, बाद में नागालैंड को भारत में मिलाया गया है। और वहां पर जो नागा जनजाति है वो बार बार विद्रोह कर देती है कि हमें अलग देश चाहिए, इसको लेकर के। उसी प्रकार से मणिपुर जो है, मणिपुर में भी कई बार अलग देश की मांग उठी है, विद्रोह हो गए हैं, यानी वहां पर दंगे हो जाना, राइट्स हो जाना या आगजनी हो जाना, हिंसा हो जाना, वो विद्रोह हम बोलते हैं। किस लिए सारे विद्रोह हैं? अलग देश की मांग करते हैं। उसी प्रकार से मिजो विद्रोह, मिजोरम जो है, मिजोरम में भी मिजो विद्रोह होते। मिजोरम भी शुरू में भारत का पार्ट नहीं था, मिजोरम को बाद में भारत में मिलाया गया है, इसलिए मिजोरम में भी क्या होता, कई बार अलग देश की मांग उठी है खास तौर से। लेकिन उसको क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे देशद्रोही टाइप के संगठन हो जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं जो अलग राज्य की मांग, लोगों को भड़काते हैं कि भाई तुमको इनके साथ नहीं रहना है, तुमको अलग अलग देश से मांग लो, तुम सारे लोग अलग अपना देश बना लो। इस प्रकार से कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं जो अलग देश की मांग करते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं आंदोलन में। आंदोलन तो करते हैं लेकिन ये हिंसात्मक आंदोलन करते हैं, अलग राज्य की मांग नहीं बल्कि अलग देश की मांग उठ जाती है वहां पर। और एक इसमें आतंकवादी या कुछ विद्रोही टाइप के लोग होते हैं जो इस प्रकार की चीजों को करते हैं, ठीक है, जो लोगों को क्या करते हैं, भड़काते हैं कि नहीं नहीं तुमको अलग देश चाहिए, अलग देश मांग ले, इस प्रकार की चीजें। अगला पंजाब में विद्रोह क्या? देखो एक चीज मैं बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुनना सभी लोग, कि देखो जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम देश का बंटवारा हो गया, ठीक है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान अलग बन गया और भारत अलग बन गया, दो देश बन जाते हैं। और दो देश जब बनते हैं तो जो पंजाब है, अगर इस चीज आप सबको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब हमारे पास है। पंजाब दो टुकड़े में बट गया। अगर अब मैं बोलूं तो अगर आज यानी कह सकते अगर बंटवारे का अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुख झेला है तो शायद वो पंजाब है। पंजाब में बंटवारे का सबसे ज्यादा दुख झेलता है क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब हिंदुस्तान में आ गया। जब ऐसे हो जाता तो पंजाब में कुछ ऐसे देशद्रोही टाइप के लोग थे, विद्रोही टाइप के लोग थे जो अलग पंजाब की मांग करते थे। अलग देश की मांग पंजाब में उठी है, खास तौर से जब इंदिरा गांधी का आप सबने सुना होगा कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार, अगर आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में एक देशद्रोही टाइप के संगठन थे। खास तौर से वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर अलग पंजाब की मांग उठी है। और पंजाब का मैं कह सकता हूं कि पंजाब एक समय काफी ही कह सकते एक प्रकार से वहां पर काफी खराब स्थिति रही है। पंजाब काफी लंबे समय बाद जाकर के संभला है। तो कह सकते हैं कि पंजाब में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बार बार देखोगे तो अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग पंजाब की मांग करते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए बार बार जैसे मैंने पंजाब, क्योंकि पंजाब लंबे समय तक अशांत रहा है, लंबे समय लॉन्ग टर्म एरिया तक, ठीक है। तो पंजाब में भी क्या भाई अलग देश की मांग उठी है, ठीक है, पंजाब इलाके को लेकर के। खास तौर से अगर आप लोग सर्च करना चाहें तो एक नाम सर्च करना, मैं नाम बोल देता हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला सर्च कर लेना। मैं नाम बोल देता हूं, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो जाकर के पढ़ लेना। मैं दोबारा नाम बोल देता हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला अगर आप सर्च करेंगे
ऑपरेशन ब्लू स्टार सर्च करेंगे तो ये क्यों हुए थे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये रीजन क्या पंजाब को लेकर के उतना मैं तो डीप में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इनको सर्च कीजिएगा तो आपको पंजाब में किस प्रकार से अलग देश की मांग उठी थी वो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। उसी प्रकार से माओ विद्रोह जो है वहां पर भी एक प्रकार से अलग देश की मांग उठी है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं जो लोगों को आकर के भड़काते हैं, या कह सकते हैं ऐसे ग्रुप हैं जो जिनको बाहर से फंडिंग मिलती, बाहर से पैसा लेते हैं और एक प्रकार से वहां पर लोगों को भड़काते हैं, अलग देश की मांग उठती है। तो विद्रोह ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो अलग देश की मांग उठती है और इसमें ज्यादातर आतंकवादी ग्रुप होते हैं या ऐसे बैड एलिमेंट्स होते हैं, उपद्रवी होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं। यहां पर आंदोलन तो होता है लेकिन वो हिंसक आंदोलन पर उतर आते हैं। ठीक है, और अलग देश की मांग उठती है। और अलग देश की मांग मैं सच में बता रहा हूं कहां कहां उठी है। नागालैंड में अलग देश की मांग उठी है, मणिपुर में, मिजोरम में, और पंजाब ऐसा इलाका रहा है जो पंजाब तो लंबे समय तक अशांत इलाका हमारा रहा है, यहां पर अलग देश की मांग उठी है। ठीक है, तो इस विद्रोह उसी टाइप के होते थे। विद्रोह देखो स्वायत्तता में क्या होता है, अलग राज्य की मांग उठना अलग बात है, अलग देश की मांग उठना अलग बात है। ठीक है, और इसमें जो अलग विद्रोह जो होता है इसमें बहुत सारे बैड एलिमेंट आतंकवादी ग्रुप होते हैं, कई सारे ऐसे संगठन होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं कि अलग देश मांग लो, अलग देश मांग लो। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो मैंने नाम बोला उनको नाम अगर आप गूगल में जाना सर्च कर लेना है, इनकी स्टोरी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाब कैसे अशांत रहा लंबे समय। पंजाब के बारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जनरल सिंह भिंडरावाला, अभी एक लेटेस्ट में अभी आनंद पाल क्या था उसका नाम आया था ना, वहां पर भी सुना होगा। तो इस प्रकार के वहां पर लगते रहते हैं। पंजाब को लेकर के अगर मैं बोलूं तो वहां पर, हेलो आवाज आ रही है? नंबर 8 क्या है, अलग राज्य की मांगों के लिए आंदोलन, यानी ऐसे कौन कौन से आंदोलन है जिन्होंने अलग राज्य की मांग किया है। ठीक है, खास तौर से अगर आप देखेंगे तो 1950-1960 में देखोगे भाषा के आधार पर कई आंदोलन हुए हैं और भाषा के आधार पर कई राज्य बने। जैसे मैंने बताया ना, हरियाणा, पंजाब भाषा के आधार पर बना। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र है और जो गुजरात है ये भी भाषा के आधार पर बना है। ठीक है, ये 2 राज्य बने 1950-60 में। 1956 में अगर आप देखें ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की जाती है और भाषा के आधार पर कई राज्य बनते। पूर्वोत्तर में भी अगर आप देखो अलग राज्य की मांग को लेकर के कई सारे आंदोलन हुए। हिंदी बेल्ट के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर है, तेलंगाना को लेकर के भी आंदोलन हुआ। जैसे मैंने आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश से निकल करके तेलंगाना बनाया गया था, ये अलग राज्य की मांग है। संविधान में इसका बिल्कुल प्रावधान है, अगर अलग राज्य बनने के लिए प्रावधान है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की गई थी, जिसके आधार पे अलग राज्य कैसे बनाए जाएंगे, अलग राज्य कैसे बनेंगे, इसका बड़ा रोल है। अलग राज्यों को लेकर के गठन किया गया है। संविधान में क्या प्रावधान है अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 3 में बताया गया था कि अलग राज्य कैसे बनाए जाएंगे। संविधानिक प्रावधान है। अलग राज्य की मांग क्यों होती है? अलग राज्य की मांग जो थी इसका कारण क्या है? भाषा के कारण हो सकती है अलग राज्य की मांग, संस्कृति के कारण हो सकती है, रीति रिवाज के कारण हो सकती है, धर्म के नाम पर इस प्रकार से हो सकती है। अलग राज्य की मांग क्यों उठती है? भाषा के आधार पे जो उठती है, संस्कृति के आधार पे, रीति रिवाज के आधार पे और धर्म के नाम पर भी अलग राज्य की मांग क्या है, हमें उठती हुई दिखाई पड़ती है कि अलग स्टेट चाहिए, अलग राज्य की मांग जो उठती है। कौन कौन से उदाहरण जहां पर अलग राज्य की मांग उठी है? खास तौर से अगर आप देखेंगे तो 1950 के 60 दशक में भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर 1963 में, 1971 में, 1972 में, यहाँ पर इन पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य से असम से निकाल करके 2-3 राज्य बनाए गए। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कह सकते हैं अलग राज्य बनाए गए। उसी प्रकार से हिंदी पट्टी में अगर मैं बता दूं, जैसे सन 2000 में अगर आप देखिए, सन 2000 में क्या होता है, बिहार से निकल करके एक राज्य बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, झारखंड बनता है। झारखंड बनता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से निकल करके अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड बनता है, या उत्तराखंड हम जिसको बोलते हैं। मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ राज्य बना है। ये हिंदी पट्टी में कई सारे राज्य बने। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो आंध्र प्रदेश था 2013 में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से निकल करके तेलंगाना राज्य बने। तेलंगाना आंदोलन हुआ था, अलग राज्य चाहिए था, इसकी मांग उठती थी। बिहार में भी अलग राज्य, अलग झारखंड की मांग लंबे समय तक उठती थी, बाद में झारखंड अलग बनाया गया। उसी प्रकार से जो उत्तराखंड के लोग थे वो भी अलग राज्य की मांग करते, भाई हमारा पहाड़ी इलाका है, अलग राज्य बनना चाहिए। इस आधार पर भी कई प्रकार की मांगे उठती रहती थी। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा? धर्मनिरपेक्षता। भाई धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को एक बराबर माना जाता है। आप सबको पता भी होगा कि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में भी देखा होगा, हमारे देश में क्या है? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है। सभी धर्मों को एक बराबर माने गए। यानी हमारे देश में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, बल्कि हमारे राज्य का, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। हम लोग क्या है? धर्मनिरपेक्ष हैं। और धर्मनिरपेक्ष बाकायदा संविधान में भी, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जो कि संविधान में संशोधन करके संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें आप बोलते हैं ना हम भारत के लोग, उसमें है ना धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, जिसको इंदिरा गांधी की सरकार ने जब 1976 में इसको जो संविधान में संशोधन किया जाता है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द को क्या है? संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी भी धर्म के, यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा, जैसे मान लो कि सरकार को कोई कानून बनाएगी, कोई नियम बनाएगी, कोई नौकरी निकालेगी, तो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना होना, सभी धर्मों को एक समान मानना ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत जो है उसका कोई धर्म नहीं, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं। यानी भारत में अगर आप देखोगे संविधान में खासतौर से धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया गया है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे मान लो कोई नौकरी निकली है तो थोड़ी है भाई ब्राह्मण को नौकरी मिलेगी या सिर्फ हिंदू को नौकरी मिलेगी, जैन को नौकरी मिलेगी, मुसलमान को नौकरी नहीं मिलेगी। यानी धर्म में क्या? धर्मनिरपेक्षता है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिलीजन के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। भारत क्या है? एक सेकुलर देश है। सेकुलर हम बोलते हैं सेकुलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता विरोधी कानून है। यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। न तो राज्य सरकार करेगी, न तो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, कोई भी सरकार हो धर्मनिरपेक्ष रहेगी। राज्य भी हमारा क्या? धर्मनिरपेक्ष है। अल्पसंख्यकों यानी अल्पसंख्यकों के साथ कह सकते हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न तो उत्पीड़न होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षी समाज है हमारा, एक प्रकार से कह सकते हमारा जो राज्य है। लोकतंत्र में अगर देखोगे तो सबसे पहले यही कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना होना। खास तौर से जैसे भाई कानून है, कानून में किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नौकरियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पढ़ाई में, शिक्षा में या किसी भी प्रकार का धर्मनिरपेक्षता ही रहेगी। दूसरा कैसे? धर्मनिरपेक्षता की हर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म को बढ़ा सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सभी धर्म को बराबर माना गया संविधान के तहत। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्षता। भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता है। बताए ना, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1951 को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इन्होंने गलती से 1951 लिख दिया, देख रहे हो, मिसप्रिंटिंग है। इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द शामिल नहीं किया गया था। यदि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन सत्यता यही है कि जब भारत में लोकतांत्रिक देश बना, इसके मौलिक सिद्धांतों में धर्मनिरपेक्षता निहित थी। लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को उन्होंने क्या किया था? जोड़ा गया। देखो, संविधान के शुरू में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, लेकिन हमारा जो संविधान है एक प्रकार के धर्मनिरपेक्ष ही संविधान है। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और धर्मनिरपेक्षता शब्द किसने जोड़ा था? इंदिरा गांधी ने। कब जोड़ा था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 42वां यानी 42 संविधान संशोधन किया गया था। तब 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान में जोड़ा गया, इन्होंने ऐड किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तब से भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। और कहां पर जोड़ा गया? प्रस्तावना में है। और आप मौलिक अधिकारों में देखते हैं ना, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, धर्म के आधार पर ना तो कानून में किसी प्रकार का भेदभाव होगा। धर्म के आधार पर अगर कहीं किसी प्रकार का भेदभाव होता तो आप सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। धर्म के आधार पर ना तो राज्य भेदभाव करेगा, ना तो कोई संस्था भेदभाव करेगी। धर्म के आधार पर सभी बराबर हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन के आधार पे। जैसे आप भारत, आप सबको हमारे देश में क्या भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, जैन है, पारसी हैं, ईसाई, इतने सारे धर्म हैं। तो सभी धर्म क्या हैं? बराबर हैं।
किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। सभी के सभी को बराबर माना जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी है कि नौकरी निकली है तो हिंदू को मिलेगी, मुसलमान को नहीं मिलेगी, या जैन को मिलेगी, सिख को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, सबको मिलेगी। अगर पढ़ने की आज़ादी है तो भाई सबको आज़ादी रहेगी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन, ईसाई। संविधान में जितने अधिकार हैं सभी धर्मों को मिले हैं। ये थोड़ी कि सिखों को कोई अधिकार नहीं, सभी को बराबर सबको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सभी धर्मों को बराबर माना गया है, इक्वल माना गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की उत्पत्ति कैसे हुई, सांप्रदायिकता और राज्य क्या है, सांप्रदायिकता और मीडिया क्या है। एक चीज मैं बता दूं, सांप्रदायिकता समझने के लिए बता दूं, आप सबने टीवी पर देखा होगा ना, डिबेट होती है ना, देखा होगा ना, उसमें बहुत सारा लोग आकर के बोलता है भैया सांप्रदायिकता बढ़ रही, सांप्रदायिकता बढ़ रही। सांप्रदायिकता क्या होती है, सुनो, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि जब हिंदू को लगे कि मुसलमान जो है वो हमारे धर्म में रोड़ा बन रहा है, रुकावट बन रहा है, या मुसलमान को लगे कि हिंदू जो है हमारे धर्म में लोड़ा, यानी कह सकते हैं कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपना विरोधी मानते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपना विरोधी मानते हो, या उनको लगता, सांप्रदायिकता एक प्रकार की क्या है, विचारधारा है। भाई जैसे हिंदू को लगे कि मुसलमान हमारे अधिकारों में रुकावट बन रहा है, या मुसलमान नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकता इसी को बोला जाता है। आप सबने टीवी पर भी सुना होगा ना, बहुत सारे डिबेट में बोलते नहीं, अरे जब से बीजेपी आई तब से सांप्रदायिकता देश में बढ़ रही, सांप्रदायिकता बढ़ रही। क्या है, हिंदू मुसलमान बढ़ गया है ना, यही सांप्रदायिकता है। देखा होगा ना, टेलीविजन डिबेट में होता नहीं है, बोलते नहीं है जब से मोदी सरकार आई देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। सांप्रदायिकता क्या है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, सिख को जैन से लड़ाना, यही है सांप्रदायिकता भाई मेरे। ठीक है, सांप्रदायिकता यानी जब दो धर्म के लोग आपस में टकराव होता है, धार्मिक टकराव होता है, सिख हिंदू, सिख मुस्लिम, इस प्रकार से जब टकराव होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, एक विचारधारा, एक अप्रोच है, सोच है। जब हिंदू को लगे कि मुसलमान हमारे लिए खतरा है, या मुसलमान हमारे लिए ठीक नहीं है, जब दोनों धर्मों में टकराव हो, वही सांप्रदायिकता को बताता है। ठीक है, आप सबने टेलीविजन में खूब सुना होगा ना एक वर्ड, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। जितने विपक्ष के लोग लीडर आते टेलीविजन में, वो सब सारे यही चिल्लाते रहते हैं, जब से मोदी सरकार आई है देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, मुसलमानों के लिए खतरा हो गया, इस प्रकार के लोग बोलते हैं ना। समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके होती क्या है। ठीक है, देखा होगा ना, जैसे हिंदू और मुसलमान में अगर कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, दंगा फसाद हो गया, क्या हम लोग बोले सांप्रदायिकता बढ़ रही, यानी कह सकते हैं दो धर्मों में जब टकराव होता है, कोई दो धर्म हो, चाहे सिख और जैन में हो गया, ईसाई और पारसी में हो गया है, हिंदू और सिख में हो गया, इस प्रकार के जब दो धर्मों में टकराव होता, लड़ाई होती, झगड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। ठीक है, जब दो धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते या संघर्ष करते हैं, तब हम बोलते हैं सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता, सेकुलर। ठीक है, सांप्रदायिकता। आगे देखिए थोड़ा सा और भी हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता को किसने बताया था, सांप्रदायिकता बिपिन चंद्र ने डिफाइन कर रखा है। क्या नाम है, बिपिन चंद्र एक इतिहासकार हैं जो सांप्रदायिकता के बारे में बताते हैं। बिपिन चंद्र कहते हैं सांप्रदायिकता जो है, जैसे मान लो कि दो धर्म है, जैसे मान लो एक हिंदू धर्म है, दूसरा मुस्लिम धर्म है। हिंदू लोगों को लगता है कि मुसलमान हमसे बिल्कुल अलग हैं, फिर दूसरे पार्ट में लगा कि जो हिंदू को लगा कि भाई मुसलमान हमारे जो अधिकार है उसमें समस्या है, बाधा है, या तीसरे में क्या लगता कि हिंदुओं को लगता कि जो मुसलमान है वह हमारे, हिंदू और मुसलमान दो धर्म है, एक साथ नहीं रह सकते। नहीं कह सकते कि जब दो धर्मों में टकराव हो, संघर्ष हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या एक विचारधारा है। अरे आपको ये लग रहा कि फलाना धर्म का आदमी हमारे लिए रुकावट है, समस्या है, हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, जब हिंदू को मुसलमान से लड़ा जाए, सिख को जैन से लड़ा जाए, ईसाई को पारसी, यानी जब धर्मों में लड़ाई होती है उनको क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता बोलते हैं। यानी एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को क्या मानता है, अच्छा नहीं मानता है, उसको मानता है इस धर्म के लोगों तो रहना ही चाहिए, इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। इस प्रेजेंट टाइम में तुम सबने देखा, टेलीविजन में देखा होगा ना, टीवी पर बहुत सारे लोग आते हैं ना। देखो एक जब बीए वाला जब पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था सांप्रदायिकता और मीडिया। भैया जो मीडिया होती है, क्या मीडिया का काम है सांप्रदायिकता ना फैले देश में, हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े, सिख जैन ना लड़े, मीडिया का फर्ज हो तो बनता है। जैसे कई बार तुमने सबने देखा होगा कि कई बार जैसे हिंदू और मुसलमान में दंगे हो गए या लड़ाई हो गई तो लोग लिखते नहीं, जाति धर्म नहीं लिखते कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई, बल्कि लिखेंगे दो धर्मों के लोगों में टकराव हुआ,
ये नहीं बताएंगे हिंदू और मुसलमान में, ऐसे लिख देते मीडिया वाले, ताकि जो सांप्रदायिकता हो कम से कम हो। इन दो धर्मों के बीच में कोई भी दो, हमें सांप्रदायिकता नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करना, संघर्ष, बल्कि मिलजुल करके रहना है। ठीक है, ये बताता सांप्रदायिकता का मतलब कि दो धर्मों के लोगों में जो टकराव है, जो संघर्ष है, जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़ रहा है, या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपना विरोधी मान रहे हैं। सांप्रदायिकता ये होती है, एक विचारधारा, एक सोच है, अप्रोच है। हिंदू को लग रहा कि मुसलमान ठीक नहीं है, खतरा है देश के लिए, उसको बाहर निकालो, यही सांप्रदायिकता है। अगर इजी लैंग्वेज बताऊं, देखो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई मुसलमानों को तो देश में नहीं रहना चाहिए, उसको उनको जो आदमी कहता बोलता नहीं कि मुसलमान को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्या सांप्रदायिकता ही है। और जब से 2014 से जब से मोदी जी हैं तब से इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हमारे देश में। मुसलमानों के प्रति कितनी सारी हिंसा हो रही है हमारे देश में, क्या है? सांप्रदायिकता ही है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई पर्सनली मत लेना इस चीज को, ठीक है? इसी को सांप्रदायिकता बोलते हैं। जब दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तनाव है, संघर्ष है, स्थिति है, यही सांप्रदायिकता है। जैसे मान लो सिख और हिंदू में अगर टकराव हो रहा, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, हम इसको बोलेंगे सांप्रदायिकता है। ठीक है, यही सांप्रदायिकता होती है। मीडिया और सांप्रदायिकता, राज्य और सांप्रदायिकता कहती, जब राज्य में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, राज्य ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे दो धर्मों में टकराव हो रहा, दो धर्मों में लड़ाई हो रही है, राज्य को यह करना है कि धर्मों में लड़ाई ना हो, बल्कि धर्म आपस में, दो धर्म के लोग जो हैं आपस में मिलजुल करके रहें, लड़ाई ना करें, संघर्ष ना करें। सांप्रदायिकता घटनी चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, सबके मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिकता ये बताती, सांप्रदायिकता से हमें पता चलता है कि बढ़ने का मतलब ये होता है कि सांप्रदायिकता क्या होती है कि जब दो धर्म के लोग एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, उसका हम वो लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता बढ़ रही है। 2014 से इस, अगर आप लोग टीवी देखते होगे ना तो पता चलता होगा, वहां पर कोई न कोई जरूर बोलता सांप्रदायिकता बढ़ रही है जी। जब से मोदी आए तब से हो गया, मुसलमानों के प्रति तमाम तरह की हिंसक घटनाएं हो रही है, यही सांप्रदायिकता है। ठीक है, समझाने के लिए भाई मेरे बता रहा हूं, ठीक है? पर्सनली मत लेना कोई, ठीक है? आगे देखिएगा, चैप्टर नंबर 11 क्या है? जाति आधारित संगठन और राजनीतिक दल। भाई जाति के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों क्या जाति के आधार पर बहुत सारे संगठन, जैसे ब्राह्मण सभा बना रखी है, ब्राह्मण एकता मंच बना रखा है। उसी प्रकार से जाति के नाम पर, जैसे अगर मैं जाति की बात करूं, जैसे यादव है, यादव एक जाति है, तो यादव ने क्या बना रखा? अपने संगठन बना रखे हैं, अपने ग्रुप बना रखे हैं, जाति आधारित संगठन है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जैसे राजपूत हैं, राजपूत एक जाति है, कह सकते हो। इन राजपूतों ने भी अपने बना रखे हैं, जैसे करणी सेना क्या है? जाति आधारित संगठन है, जाति के नाम पर बना है, जाति आधारित संगठन। उसी प्रकार से अगर मैं जाति आधारित संगठन की बात करूं, जैसे भीम आर्मी है, भीम आर्मी क्या है? जाति आधारित संगठन है। भीम आर्मी के आपके लोग जानते हो ना, रावण को ले, चंद्रशेखर की बात करूं, जो सहारनपुर के हैं, आते हैं, भीम आर्मी बना रखी ना, क्या है? ये भी जाति आधारित संगठन है, जाति के नाम पर बना रखा है। ब्राह्मणों ने बताया ना, ब्राह्मण सभा बना रखी है, ब्राह्मण मंच बना रखा है, एक जाति आधारित संगठन है। उसी प्रकार से जो हमारी दलित जातियां थी, दलित जातियों को लेकर कई सारे जाति आधारित संगठन, जैसे भीम आर्मी बताया। उसी प्रकार से बाम सेब बना था, DS4 बना था, ये जाति आधारित संगठन है। जाति के नाम पर कई सारे संगठन बनते हैं, जैसे यादव ने अपने बना रखा है, यादव। उसी प्रकार से जैसे जाट एक जाति है, तो जाट सभा बना रखी, जाट मंच बना रखा ना, जाट सभा है, जाट मंच बना रखा, क्या ये भी क्या है? सारे जाति आधारित संगठन ही हैं, जाति के नाम पर बना रखे हैं, कास्ट के नाम पर ग्रुप बना रखे हैं। जैसे अगर बात करूं, जैसे ठाकुर हैं, ठाकुर एक क्या है? जाति है। ठाकुर राजपूत दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से जैसे जो ठाकुर हैं, जो राजपूत हैं, उन्होंने क्या बना रखे हैं? अपने ग्रुप बना रखे हैं जाति के नाम पर। यादव जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे एक जाति है, अगर आप देखेंगे, जैसे जो होते हैं, अगर मैं जाति की बात करूं, जैसे अगर देखोगे, जैसे अग्रवाल हैं या जो बनिया, उन्होंने क्या बना रखा? अग्रवाल समाज बना रखा है, अपने अग्रवाल समाज बना रखा है। उसी प्रकार से दूसरा अगर आप देखेंगे, जो विश्वकर्मा है, उन्होंने विश्वकर्मा अपना प्रकार से अलग संगठन बना रखे हैं, अलग धर्म को लोग। ब्राह्मणों में जैसे हमने ब्राह्मण एकता मंच है, ब्राह्मण संघर्ष समिति है। इसी प्रकार से बहुत सारे जाति के नाम पर जो संगठन बने ना, जैसे भीम आर्मी है, DS4 बना रखा था बहुत समय पहले, काशीराम में बना रखा था, DS4 है, बाम सेप है, जो दलितों के लिए प्रेजेंट टाइम में जैसे आप भीम आर्मी कह सकते, दलितों में बनी हुई है। उसी प्रकार से जैसे अगर मैं राजपूतों की बात करूं, तो जैसे चुनाव बीच में करणी सेना आई थी ना, करणी सेना, ये भी जाति के आधार पर संगठन बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यादव ने अपने संगठन बना रखे हैं। जो जाट है, जो जैसे जाट सभा बना रखी है,
जाटों ने अपनी बना रखी, जाटों ने जो जाट एक प्रकार से जाति, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, एक अपना संगठन बना रखा है। उसी प्रकार से और जो जातियां जैसे यादव हैं, कुर्मी है, लुहार हैं, इन्होंने भी अपना अपना क्या बना रखा है, जाति के आधार पर संगठन बना रखा है। और फिर ये जो जाति आधारित संगठन होते हैं ना, ये कई बार राजनीतिक दल में भी बदल जाते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं आगे चल करके, ये लोग राजनीति करने लग जाते हैं। किसके आधार पे? जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। यानी कह सकते हैं जो जाति के नाम पर संगठन बनते हैं, इनका बड़ा रोल है। जैसे भीम आर्मी है, अब भीम आर्मी, चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई, अब भीम आर्मी क्या करती है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी आधार पे। जैसे बनो जो जैसे बीएसपी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो बीएसपी बाद में बनी है, पहले बाम सेब बना था, DS4 बना था, फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई वही जाति के नाम पर, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे जैसे अग्रवाल समाज है, या पहले उन्हें बनिए जो होते ये अग्रवाल समाज बना लेते हैं, सारे जो बनिए उनको इकट्ठा कर लेंगे, फिर बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, जाति के नाम पर ही पार्टी बन जाती है। जैसे ओबीसी जाति, जैसे मैंने बोला ना, जैसे अगर बात करूं जाति के नाम पर राजनीति हमारे देश में कौन करता है, सच क्लियरिटी सुनना, जाति के नाम पर राजनीति कौन करता है, मैं बता देता हूं। लालू प्रसाद यादव जाति के नाम पर राजनीति है, नीतीश कुमार जाति के नाम पर राजनीति है, मुलायम सिंह यादव जाति के नाम, यादव की राजनीति करते, जाति की राजनीति करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे खास तौर से जो बादल परिवार है, अकाली दल है, जाति की राजनीति करता है, पंजाबी की राजनीति कर, जाति नहीं बल्कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, आप कह सकते हो जाति की राजनीति। और कौन करते हैं, बहुत सारे लोग जाति की राजनीति करते हैं हमारे देश में। जो ओबीसी की राजनीति करता क्या है, जाति की राजनीति है। ये सारी क्या है, जाति आधारित संगठन बनते हैं, जैसे भीम आर्मी हो गया, ब्राह्मण सभा हो गई, इस प्रकार के जो इस प्रकार से जो बना रखा है ना, ये जाति संगठन बनाते हैं। फिर बाद में वही जो जाति आधारित संगठन है वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, जाति के नाम पर वोट भी मांगने लग जाता है वो, ठीक है। तो जाति आधारित संगठन कौन कौन से हैं पता नहीं चाहिए। और बाद में राजनीतिक दल भी बदल जाते हैं। जाति आधारित संगठन यानी जाति के नाम पर अपना ग्रुप बना लिया, जाति के नाम पर, ठीक है। ब्राह्मणों ने अपना बना लिया, क्षत्रियों ने अपना बना लिया, यादव ने अपना बना लिया, ठीक है। जो लुहार है, लुहारों ने अपना, धोबी ने अपना बना लिया। इस प्रकार के जो है जातियां हैं, उन्होंने अपना अपना क्या ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया है। और फिर आगे चल करके वो राजनीतिक पार्टी बन जाती, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है। यही है चैप्टर नंबर 11 में जाति आधारित संगठन। मैंने कुछ नाम भी बताए, खास तौर से याद रखना, जैसे भीम आर्मी जाति आधारित संगठन है, ठीक है। उसी प्रकार से करणी सेना जाति आधारित संगठन है। ब्राह्मण सभा जाति आधारित संगठन, ब्राह्मण सभा मैंने बताया। जाट एकता मंच जाति आधारित संगठन है, ठीक है, जो बना रखा है। यादव ने जो बना रखा है, यादव जो है, यादव संघर्ष समिति है, यादव को लेकर जो बना रखा है, यादव ने अपना बना रखा है। उसी प्रकार से अगर आप देखो अग्रवाल समाज जो बनिए जो बनाते हैं, अग्रवाल समाज क्या है, जाति आधारित संगठन, भैया जो बनिए बनाते हैं, अग्रवाल समाज बनाते हैं। उसी प्रकार से विश्वकर्मा जो समुदाय बना, विश्वकर्मा जो बना रखा है, ये कौन विश्वकर्मा कौन बनाते जो होते हैं, इसी प्रकार से। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कोरी समाज, या उसी प्रकार से जैसे अन्य प्रकार की जो जातियां होती हैं, उन्होंने भी अपना अपना ग्रुप बना रखा, अपना अपना संगठन बना रखा है। और बाद में जो जाति आधारित संगठन होते हैं ना, फिर पॉलिटिकल पार्टी बना, राजनीतिक दल बना लेते हैं, इलेक्शन लड़ने लग जाते हैं जाति के नाम पर ही। जैसे ओबीसी की राजनीति करेंगे, दलित की राजनीति करेंगे। जैसे बीएसपी है, मायावती जी की पार्टी किसकी राजनीति करती है, दलित राजनीति करती है। जैसे मैंने बोला ना, जैसे भीम आर्मी है, सुनना ध्यान से बता रहा हूं, जो भीम आर्मी बना रखी थी चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर आजाद जो है, रावण जिसको बोलते हैं, भीम आर्मी है। उन्होंने पहले जाति के नाम पर भीम आर्मी है, अब भीम आर्मी है अभी भी, लेकिन उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी किसमें बदल गई, आजाद समाज पार्टी बना ली। अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, पहले जाति के नाम पर भीम आर्मी बनाई, अब भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, जो आते हैं सहारनपुर से आते हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या है, उन्होंने अपना एक पार्टी बना ली ना, आजाद समाज पार्टी। अब राजनीति कर रहे हैं वो, क्या पहले जाति आधारित संगठन बनाया, फिर पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन में चुनाव लड़ने लग गए। पहले लोग क्या करते हैं, जाति आधारित संगठन बनाते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी उसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 क्या है, जाति और राजनीति। यानी जाति के नाम पर जो राजनीति हमारे यहाँ पर होती है, जाति को लेकर के। जैसे अगर यहाँ पर देखोगे जाति और राजनीति क्या है, देखो भाई हमारे देश में जाति के आधार पर राजनीति खूब होती है। जाति के आधार पर क्या बोलेंगे,
आपको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ओबीसी की राजनीति होती, जाति की राजनीति है, दलित राजनीति जाति राजनीति है, ब्राह्मण की राजनीति जाति राजनीति है, उसी प्रकार से जाट हैं, गुज्जर हैं, अहिरवाल हैं, इनके नाम पर खूब राजनीति होती है। मैंने बताया ना, नाम लेकर के बोल रहा हूं। मुलायम सिंह यादव हमेशा ओबीसी की राजनीति करते रहे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जाति की राजनीति का, अगर मैं बोलूं जाति की राजनीति करते हैं। जिंदगी भर इन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स की है, इस देश में जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लीडर हैं जो जाति की राजनीति करते हैं इस देश में। या जाति रामविलास पासवान जाति की राजनीति करते थे, पासवान जाति जो थी उसकी राजनीति करते थे। उसी प्रकार से नहीं, हमारे देश में जो राजनीति है उसमें जाति बहुत प्रमुख है, बोलते हैं। बहुत सारे आप लोग लीडर का नाम भी सुना होगा, तो जाति की राजनीति करते, एक खास जाति से आते हैं और फिर उसी लीडर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, चंद्रशेखर आजाद रावण जाति की राजनीति है, उनकी भी कह सकते हैं। मायावती जाति की राजनीति करती, मायावती भूल गया था मैं, मायावती को लिखो, मायावती मेन है, जाति की राजनीति करते। काशीराम जाति की राजनीति करते थे। बहुत सारे जाति को और भी छोटे छोटे लीडर हैं। अरे इतने ज्यादा हैं कि भाई मैं बैठाने बैठूंगा सुबह हो जाएगी, इतने ज्यादा जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। राजस्थान में देखो, वहां पर अलग अलग जातियां हैं, जैसे जाट हैं, गुज्जर हैं, कुर्मी हैं, अहिरवाल हैं, यादव हैं, सब जाति के नाम पर राजनीति होती है। बड़े बड़े अपनी जाति की राजनीति करते हैं, फिर लीडर बन जाता है, फिर इलेक्शन लड़ेता, चुनाव जीत भी जाता है, और फिर अपने जाति के नाम, फिर जिस जाति से आता है उसका काम नहीं करता है। एक बार इलेक्शन जीत गया, बस उसके दिन फिर गए, फिर अपनी जाति का उसको पता भी नहीं रहता कौन सी जाति से मैं हूं, फिर वो जाति की सुनता भी नहीं है, बस नाम का रह जाता है। देखो, जाति आधारित कौन कौन से मुद्दे हैं। जाति आधारित जो मुद्दा, सबसे पहले आरक्षण का मुद्दा है। जाति के नाम पर जो सबसे ज्यादा राजनीति होती है आरक्षण को लेकर के। जैसे अगर बात करूं आरक्षण को लेकर, जो मैं बता दूं, हमारे देश में जो एससी हैं, एससी को 22% आरक्षण है, 22 पॉइंट कुछ परसेंट आरक्षण है। किसको? एससी को लेकर के। लेकिन कहीं कहीं पर एससी जो शेड्यूल कास्ट जाति, इसको कितना आरक्षण है? 22% आरक्षण है। आरक्षण की राजनीति जाति को लेकर के, आरक्षण को लेकर, फलानी जाति को, जैसे तुमने देखा ना कि अभी थोड़े दिन पहले जो गुज्जर हैं आंदोलन कर रहे थे ना, हमको आरक्षण चाहिए। जाटों ने भी आंदोलन किया था, आरक्षण को लेकर के किया है। उसी प्रकार से अगर आप मराठा आरक्षण करते हैं, एक प्रकार जाति के नाम पर आरक्षण की राजनीति होती है। उसी प्रकार से कई सारी जातियां हैं जो आरक्षण, अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो एससी जो है, एससी जो शेड्यूल कास्ट हैं एससी, इनको 22% आरक्षण है, 22.7 ऐसा कुछ है, क्लियर 22 पॉइंट कुछ लेना, 22 ही लिख देना, 23 कर देना, ठीक है। उसे एसटी हैं जो शेड्यूल ट्राई हैं, एसटी जो हैं इनको कितना आरक्षण है? इनको 7 पॉइंट कुछ परसेंट आरक्षण दिया गया है। जो ओबीसी हैं, ओबीसी को 27% आरक्षण है। कितना आरक्षण है? ओबीसी जो जाति है उनको कितना आरक्षण है? 27% आरक्षण है। उसी प्रकार से आरक्षण अभी प्रेजेंट टाइम्स में सुना कि जो कह सकते हैं कि जो आप जाग देखेंगे, जो स्वर्ण जातियां हैं, जो दलित जातियां नहीं है, जो उसमें नहीं है, आर्थिक आधार पे भी आरक्षण मिला है ना, प्रेजेंट टाइम में दिया गया है। दूसरा, इस प्रकार से क्या होती है? आरक्षण दिया गया है। यानी जाति के नाम पर आरक्षण की राजनीति होती है। जाति के नाम पर हिंसा की भी, कई बार हिंसा भी जाति को लेकर के होता है ना, हिंसात्मक आंदोलन होते भाई आरक्षण को लेकर के। जाति के कई सारे प्रतीक हैं, उस प्रतीक को लेकर के राजनीति, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे किसी जाति का कोई रंग है, उस रंग को लेकर के राजनीति होती है। प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उसको लेकर के, जाति की जो अलग अलग जाति के अलग अलग प्रतीक चिन्ह है ना, उसको लेकर के राजनीति होती है। यानी कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम देखेंगे तो जाति को लेकर के क्या है? खूब सारी राजनीति है, आरक्षण को लेकर के, हिंसा को लेकर के, प्रतीक चिन्हों को लेकर के। भारतीय राजनीति में अगर देखोगे तो जाति के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। जाति के नाम पर पार्टी बनी हुई है, जो इन्हें बता दिया ना, बहुजन समाजवादी पार्टी, आरजेडी लालू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, सब जाति के नाम पर बनी हुई है। खास तौर से जितनी मैंने बताया, ये सब लोग जाति की राजनीति करते हैं, जितने लोग हैं। अनुप्रिया पटेल है, वो यूपी में आती है, अपना दल, वो भी जाति की राजनीति करती हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो जाति की राजनीति और भी कई, हरियाणा में भी काफ़ी लोग हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, खास तौर से मैं बता दूं, जाति की राजनीति करते हैं। उसी प्रकार से पंजाब में भी ऐसे कई सारे दल हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। सिर्फ साउथ में भी चलोगे, वहाँ पर भी जाति की राजनीति खूब होती है। साउथ में कई सारे, वहाँ पर जो रेड्डी हैं या द्रविड़ जो आंदोलन है, द्रविड़ राजनीति जो रही, जाति राजनीति रही है, या धर्म की राजनीति। तो भाई इंडियन पॉलिटिक्स में देखोगे तो जाति की राजनीति
सिर चढ़ कर के बोलते हैं। यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ पर जाति की राजनीति खूब है। राजस्थान में तो अगर देखो राजपूतों को लेकर के राजनीति है, या अन्य जो जातियां हैं। बिहार में एक चीज पासवान है, रामविलास पासवान है, वो भी जाति की राजनीति करते हैं, जो उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, RLSP, ठीक है। उसी प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा है, कुशवाहा की राजनीति करते हैं, बिहार से ही आते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग जातियों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना रखी है, जाति के नाम पर ही पूरी पार्टी चल रही है। उनका वोट बैंक भी पूरी जाति ही है, जाति की राजनीति चलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या, आरक्षण। थोड़ा हम आरक्षण की बात करेंगे। देखो आरक्षण जो समाज में दिया गया है, किस प्रकार, क्यों आरक्षण दिया गया है, सोशल जस्टिस के लिए, यानी कह सकते हैं कि सामाजिक समता के लिए आरक्षण मिला है। भारतीय संविधान में जब आरक्षण दिया जा रहा था तो कुछ लोग चाहते थे कि आरक्षण मिले, कुछ लोग चाहते थे आरक्षण नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं आरक्षण क्यों मिला है, आरक्षण इसलिए मिला है क्योंकि जैसे मैं SC की बात करूं, ST की बात करूं, ताकि उनका भी जो प्रतिनिधित्व हो वो सामने आना चाहिए। आरक्षण जो मिला है भारतीय संविधान में, अगर आप देखेंगे तो बाकायदा संवैधानिक तौर से आरक्षण दिया गया है। SC को, ST को आरक्षण मिला है। संविधान जब बना था शुरू में बाबा साहब BR अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, जैसे SC ST को। SC मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको हम बोलते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति क्या होती है, अनुसूचित जाति हम उसे बोलते हैं जो समाज में तो थी, जैसे दलित जातियां थी, लेकिन इनके साथ छुआछूत है, भेदभाव है, खूब सारा होता था, लेकिन सामाजिक रूप से क्या है, ये पिछड़ी हुई थी। जब देश आजाद हुआ तो ये भी मुख्य धारा में आए, इसलिए इनको आरक्षण मिला। उसी प्रकार से एक जाति होती ST, जिनको हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब वो जातियां थी जो पिछड़ी हुई थी, लेकिन समाज में नहीं रहती थी, ये जंगलों में निवास करती थी। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब जातियां क्या है, जो जंगलों में या समाज से जुड़ी नहीं थी। तो कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब जो जातियां, इनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए कह सकते हैं इनको भी आरक्षण दिया गया। अगर मैं SC की बात करूं, शुरू में मैंने बताया था SC को 22% आरक्षण है। ST जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इनको अगर 7% आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से जो OBC जातियां हैं, OBC जो आरक्षण है, अगर आप देखेंगे 89 में मिला था, 89-90 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी, तब उस OBC को आरक्षण, OBC को कितना आरक्षण है, 27% आरक्षण मिला था OBC को। अदर बैकवर्ड जो क्लास है, इसको भी आरक्षण मिला, कितना आरक्षण है, 10, इनको 27% आरक्षण। अगर जो EWS है, ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ी दिन पहले जब से मोदी सरकार है, उसने क्या किया है, भैया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, इसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनको भी कितना मिला है, 10% आरक्षण दिया गया है। EWS, कई लोग बनवाते भी ना, कार्ड बना EWS में बनवा रहे हैं, इनको कितना आरक्षण है, 10% आरक्षण है। अगर मैं बात करूं SC को 22% आरक्षण, ST को 7% आरक्षण, OBC को 27% आरक्षण, EWS को 10% आरक्षण। याद रखना जो मैं बता रहा हूं। आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि समाज में बराबरी पर उनको लाया जा सके, उनका भी जो प्रतिनिधित्व हो मिलना चाहिए। आरक्षण कहां कहां पर दिया गया है, खास तौर से नौकरी में आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। शिक्षा में आरक्षण दिया गया है, 2 क्षेत्र में खास तौर से, नौकरियों में और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें आरक्षण, यानी जो भी नौकरी निकलेगी, जो भी जॉब निकलेगी, कुछ सीटें जो होंगी उसको उनको आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा शिक्षा, जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मान लो एडमिशन होता तो एडमिशन में भी उनको क्या मिलेगा, खास तौर से अगला जो इनको आरक्षण मिला है, विधानसभा में भी सीटें आरक्षित की गई हैं आरक्षण के नाम पर। जो हमारी संसद है, संसद में भी जो हमारा विधायक का चुनाव होता है, जो सांसद का चुनाव होता है, इसमें भी आप सबने सुना ना कि फलानी जो सीट है SC सीट है या ST सीट है, यानी विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण इनको दिया गया है। OBC, देखो OBC को शुरू में आरक्षण नहीं था। OBC का जो आरक्षण है, मंडल आयोग है, एक जो एक मंडल कमीशन बनाया गया था, जिसने बोला था कि OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। OBC को आरक्षण 1989 में BP सिंह ने, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने OBC को 27% आरक्षण दिया। और जब OBC को 27% आरक्षण मिलता है तो उस समय हमारे देश में बहुत सारे दंगे होते हैं, फसाद होता है, बहुत सारा विद्रोह होता है जब OBC को आरक्षण मिलता है। लेकिन OBC को आरक्षण किसने दिया, 1989 में BP सिंह की सरकार ने दिया, ठीक है, जो जनता दल की सरकार थी। किसकी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि OBC को भी 27%, यानी अदर्स बैकवर्ड का, OBC में अगर आप देखो जैसे यादव है, जातियां हैं, इस प्रकार की जो जातियां हैं, उनको आरक्षण मिला 27%।
ठीक है, मंडल आयोग की जब सिफारिशें लागू की गई थी, राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण मिला है। महिलाओं की हम अगर आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जो हमारा नगर निगम है, महिलाओं को कितना आरक्षण मिला है? 33% आरक्षण मिला है। खास तौर से कहां पर मिला है? जो हम चुनाव में, कहां पर, जो जैसे पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव में, और जो नगर निगम का चुनाव होता है, नगर निगम नगर पालिका चुनाव है, यहां पर भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। लेकिन महिलाओं को अगर देखोगे तो विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा में इनको आरक्षण नहीं मिला, बल्कि इनके लिए बातें होती कि महिलाओं को हर जगह पर 33% आरक्षण मिले, लेकिन महिलाओं को अभी भी आरक्षण नहीं मिला है। महिलाओं को सिर्फ जो स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत में, और जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उनमें 33% आरक्षण है। बाकी महिलाओं को कहीं पर भी आरक्षण नहीं दिया गया है। महिलाओं की आरक्षण की बातचीत हमेशा होती है और महिलाएं हमेशा मुद्दा भी उठाती है कि उनको भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस, इसको भी अगर आप देखें, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो उन्होंने जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको कितना आरक्षण मिला? 10% आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण मिला? 10% आरक्षण मिला। खासतौर से ऐसे ईडब्ल्यूएस का आपको कार्ड बना। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का मतलब जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, गरीबों को कितना आरक्षण मिला भाई? 10%। जो गरीब है, इसमें कोई भी जाति, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, उनको खासतौर से 10% है। जो गरीब हैं, जैसे ब्राह्मण गरीब है, कई सारे ब्राह्मण गरीब परिवार हैं, कई भाई बड़ी जाति तो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, ठीक है, बनिया यादव, जैसे मान लो कि या अग्रवाल समाज के लोग हैं। ब्राह्मणों में बहुत सारे गरीबी है, ठीक है। जैसे जाट, सारे जाट बराबर नहीं है, कई सारे जाट जो गरीब भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? 10% आरक्षण इनको दिया। हाँ, हर राज्य अलग अलग बना सकता है, लेकिन केंद्र की जो नौकरियां, केंद्र सरकार में आपको कितने मिलेगा? 10% आरक्षण किसको मिलेगा? ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इनको 10% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को सिर्फ भाई 33% आरक्षण मिला है, लेकिन कुल मिला भी नहीं है। सिर्फ कहां पर, अगर जो पंचायत के चुनाव होते, जो नगर निगम नगर पालिका, यही 33% मिला, और महिलाओं को कहीं आरक्षण नहीं मिला है। महिलाओं के खिलाफ आरक्षण की बातें होती है, उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन आज भी महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में, लोकसभा में मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनको नहीं मिला है। महिलाएं अभी भी आरक्षण के लिए क्या संघर्ष कर रही हैं, ठीक है। पंचायत इलेक्शन के साथ साथ जो क्या है, चैप्टर नंबर 14, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, विकास। देखिएगा, विकास का अर्थ क्या होता है, विकास को लेकर हम बात करेंगे। देखो, विकास का मतलब है कि हमारे देश का जो विकास, डेवलपमेंट कैसे हो। तो सरकार क्या करती, कई बार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। कल्याणकारी योजना समझते हो? जैसे भाई कि जैसे गरीब आदमी है उसको राशन दे दिया है, या जैसे गरीब आदमी तो उसका घर बनवा देना है, लैट्रिन बनवा देना है, आवास दे देना, ये सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे विकास कार्यों में, कल्याणकारी योजनाओं में अगर आप देखें, जैसे सिलेंडर बंट रहा था, उज्ज्वला योजना है, कल्याणकारी योजना है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये भी क्या है, कल्याणकारी योजना है, जिसको हम कह सकते हैं। जो 5 किलो राशन मिलता है, कोरोना के समय से सबको मिल रहा है ना, 5 किलो राशन हर एक व्यक्ति को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे। उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है। उसी प्रकार से सरकार और भी कई प्रकार की स्कीम चलाती है, अलग अलग जाति को लेकर के, अलग अलग धर्म के लोगों को लेकर के कई प्रकार की योजना चलती हैं। जैसे महिलाओं को लेकर के अगर आप देखोगे, सरकार जो कई बार उनको पैसे देती है, स्कॉलरशिप देती है, लड़कियों को स्कॉलरशिप सरकारें देती है। क्या है ये? सरकार सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे जो अगर मैं जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी उनके लिए भी सरकार क्या कई सारे सरकारी योजना चलाती हैं, कल्याणकारी योजना चलाती हैं। जैसे आप कल्याणकारी योजना बताऊं, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे केजरीवाल जो है, इन्होंने क्या कर रखा है, बिजली पानी फ्री कर दिया है, कल्याणकारी योजना है। स्कूलों में कई बार तुमने देखा कि स्कूली शिक्षा लड़कियों के लिए फ्री रहती है। कई बार तो कल्याणकारी योजना में जो अगर आप देखोगे, जैसे एडमिशन फ्री होते हैं, फीस नहीं लगती है, किताबें फ्री मिलती है, ये सारी कल्याणकारी योजना है। मोदी सरकार की योजना मैंने बताया, जैसे उज्ज्वला योजना चला रखी थी, जैसे जनधन में खाते खुल रहे थे, ये भी एक प्रकार की कल्याणकारी योजना है, ठीक है। सिलेंडर बंट रहे थे, सिलेंडर जो सब्सिडी मिलती है, ये भी कल्याणकारी योजना है। कई राज्यों में कल्याणकारी योजना चलाई जाती हैं। ये सारी कल्याणकारी योजना के जरिए क्या किया जाता है, विकास के काम किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कल्याणकारी योजना में सरकार ज्यादातर क्या करती है, फ्री चीजों को देती है, मुफ्त चीजें देती है। जैसे देखा केजरीवाल, देखा ना, बिजली है, पानी है, फ्री कर दिया है, आधा बिजली, पानी माफ, बिजली हाफ, इस प्रकार के नारे जो सरकार लगाती है। 5 किलो जो राशन मिल रहा है, कल्याणकारी योजना है। किसानों के जो खाते में पैसे आते हैं, किसान सम्मान निधि है जिसको हम बोलते हैं,
किसान के अगर आपके पास खेत है तो क्या आपकी अगर आपके पास रजिस्ट्री है, खेत है, तो आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलते हैं। वृद्धा पेंशन योजना जो मिलती है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सरकार पैसा देती है। विधवाओं को जो पैसे मिलते हैं, ये सारी क्या हमारी कल्याणकारी योजना है। ठीक है, ये सारी क्या है, भारत में विकास के मॉडल क्या है। भारत में अगर मैं विकास के मॉडल की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, जैसे पंजाब है। पंजाब में अगर देखो, पंजाब जो डेवलप हुआ किस आधार पर डेवलप हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो कई सारे राज्य जो है कल्याणकारी योजना पर डेवलप हुए हैं। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में बहुत सारा विदेशी निवेश आया था, जिसको हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं। बहुत ज्यादा विदेशी निवेश आया था गुजरात। अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल का जो विकास मॉडल किस आधार पे? केरल में भैया एजुकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है। केरल का जो विकास हुआ है किस आधार पर हुआ? शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है। खासतौर से केरल का जो मॉडल है। तमिलनाडु के अगर मैं मॉडल की बात करूं तो तमिलनाडु में अगर देखोगे, वहां की सरकार ने कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चले रखी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है, जिससे तमिलनाडु का विकास हुआ है। पंजाब का जो विकास हुआ है एग्रीकल्चर बेस है पंजाब। वहां की देखोगे ना, किसान आंदोलन हो रहा था, यानी वहां की सरकार जो किसानों को क्या MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पंजाब के किसानों को खूब मिलता है। तो पंजाब में खेती बहुत ज्यादा है। पंजाब जो आगे बढ़ रहा है, डेवलप जो हो रहा है, पंजाब का विकास मॉडल क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल है, यानी कृषि आधारित विकास है। यानी वहां पर किसानों को सरकार खूब सपोर्ट करती, खूब मदद करती है, खासतौर से पंजाब का जो इलाका है। इसलिए देखोगे पंजाब का जो विकास है कृषि आधारित विकास है। गुजरात का अगर देखो तो गुजरात में कई सारी इंडस्ट्री लगी हैं, विदेशी निवेश बहुत आया है। जब वहां पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो बहुत ज्यादा विदेशी निवेश आया था वहां पर, जैसे नैनो लगी या और सारी कंपनी गई, जिससे गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है। एक तो गुजरात समुद्री इलाका है, वहां उससे भी बहुत सारी विदेशी निवेश आया है। खासतौर से अगर आप देखेंगे तो भारत के विकास मॉडल क्या, अलग अलग राज्यों का मैं बता रहा हूं। दिल्ली का विकास मॉडल क्या, दिल्ली का जो केजरीवाल ने विकास क्या किया है, खासतौर से शिक्षा में उन्होंने बड़े परिवर्तन किए। दिल्ली के अगर आप देखेंगे एजुकेशन में देखो कितना बढ़िया स्कूल बनवा रखा है, कितनी सारी सुविधाएं देता है। उसी प्रकार से दिल्ली का विकास मॉडल क्या है, बिजली पानी फ्री कर दिया है, महिलाओं के लिए उसने बस की सुविधा करवा दी है। ये दिल्ली का क्या है विकास मॉडल, जो केजरीवाल का विकास मॉडल है। वही चीज पंजाब में भी लागू कर रहे हैं ना, भगवंत मान जो है पंजाब की जो सरकार है कर रही है ना। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए विकास किया जाता है। कल्याणकारी योजना के जरिए कैसे विकास किया जाता है, अगर आप देखोगे सरकार कई सारे स्कीम चलाती है कल्याण, यानी जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, यानी जो लोग असमर्थ लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है, सपोर्ट करती है, मदद करती है, सहयोग करती है, ताकि उनका भी विकास हो सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। जैसे मैंने बोला ना भाई, उज्ज्वला योजना में क्या है, सिलेंडर सरकार ने फ्री में दिए। क्यों दिए? ताकि जो चूल्हे पर खाना बनता था, बनाना बहुत मुश्किल है, धुआं आता है, तो बोला था प्रधानमंत्री जी ने ना उज्ज्वला योजना है। उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसपे घर बनाने का पैसा मिलता है, 2-2.5 लाख रुपए जो मिल रहे हैं। जैसे शौचालय में जो लेटरिन बन रही है, क्या है, सरकार इसके जरिए डेवलपमेंट या विकास के काम कर रही है, ये सारी जो योजना चलाती है। उसी प्रकार से जो राशन मिल रहा है, खाने 5 किलो जो राशन मिला, ये भी एक प्रकार की कल्याणकारी योजना है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, ये भी एक प्रकार की क्या है, कल्याणकारी योजना है। होता नहीं भाई, किसान सम्मान निधि में पैसे मिलते हैं, अगर आपके घर में पूछोगे तो पैसे आते हैं। अगर आपके पास खेत होगा, जिसके नाम पे खेत, आपके दादाजी के नाम पर होगा या आपके पिताजी के नाम पर होगा, तो पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास खेत की रजिस्ट्री है तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यही शायद मुझे लगता है साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके इंस्टॉलमेंट में आता है। जो वृद्धा पेंशन मिलती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, देखो अगर बुढ़ापा पेंशन जो मिले, ये भी एक प्रकार की कल्याणकारी योजना है कि भाई जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, सरकार उनकी मदद करे, उनकी हेल्प करे। कई बार जो उनके बहू बेटे होते हैं उनकी मदद नहीं करते हैं। जो वृद्धा पेंशन है, विधवाओं को लेकर के सरकार कई प्रकार की योजना चलाती है। ठीक है, ये सारी क्या कल्याणकारी योजना है। विकास के मॉडल क्या, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला है जो विकास के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। चुनौतियां खास तौर से भ्रष्टाचार की चुनौती है। भाई डेवलपमेंट होता है लेकिन जो अफसर होते पैसा खा जाता है। विकास का सामने बड़ी करप्शन बड़ी चुनौती है। भाई सरकार तो पैसा दे देती है लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है। सरकार ने पैसा भेजा है, भाई पैसा भेज दिया, लेकिन बीच में भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है। या विकास की जो सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, लोगों में जागरूकता नहीं है, या जो दलाल लोग हैं, इनके जरिए कह सकते हैं विकास में बड़ी समस्या आती है। खास तौर से अगर आप देखोगे कुप्रबंधन जो है, जो अफसर हैं ये पैसे खा जाते हैं, जो प्रधान है, जो सरपंच है, ये लोग पैसा खा जाते हैं। सरकार तो पैसा देती, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये तो पैसा दे रही है, बहुत पैसा आता है, लेकिन क्या है, जो अधिकारी लोग हैं,
पैसा नहीं मिल पाता। अरे भाई एक बात मैं सच में बताऊं, गरीब आदमी के लिए जितनी योजना चलती है उसका फायदा गरीब को मिल नहीं रहा, बल्कि जो अमीर लोग हैं वही फायदा उठा रहे हैं उसका। उनको सारी जानकारी है, ये जो गरीब आदमी उसको तो पता ही नहीं हुआ सरकार उसके लिए क्या कर रही है, जानकारी ही नहीं है। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो उज्ज्वला योजना में उसको सिलेंडर मिलना है तो कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसी के भी घर पर अगर आवास आया होगा, कॉलोनी आई होगी तो पूछ लेना जाकर के। जब कॉलोनी मिलती है ना, जो प्रधान होते हैं ना, जो घर देखने आते हैं, जो लेखपाल होते हैं, जो सरपंच होते हैं, ये लोग पैसा खा लेते हैं। अगर भाई 2.5 लाख मिलेगा तो बोलेंगे 10,000 मुझे दे देना, 15,000 मुझे देना पड़ेगा, तब वो पास करते हैं। फोटो वोटो खींच करके ले जाते हैं, तब पास होगी आपकी। तो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है, दलाल है, गरीबी है, यह कह सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं, जागरूकता का अभाव है। इस कारण से विकास में क्या चुनौती बहुत जाती है। भारत में सबसे ज्यादा तो करप्शन है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अब भाई पैसा जितना आता है वो, अगर मान लो कोई खड़ंजा बनाने के लिए, कोई नाली बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के पैसा आता, जो सरपंच है, जो प्रधान है, पैसा ही खा जाते हैं वो लोग। तो कहां से विकास होगा, कहां से डेवलप? यही क्या है, चुनौती है, भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है। सुधार के दौरान राज्य की भूमिका में कमी है। राज्य कह सकते अपनी भूमिका में सुधार नहीं कर रहा है। दूसरा, लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग अनपढ़ हैं, या लोगों को सरकार की क्या कौन कौन सी योजना उनकी जानकारी नहीं, इसलिए विकास में चुनौती आ रही है। जो दलाल हैं, जो एजेंट हैं, इनके जरिए भी विकास रुक रहा है, क्योंकि लोग रिश्वत मांगते हैं, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा, करप्शन है, इसलिए कैसे विकास में चुनौती का सामना करना पड़ता है। विकास में चुनौती देखो, आरटीआई है ना, सूचना का जो अधिकार है, ताकि लोगों को पता चल सके किस सरकारी योजना में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं। आरटीआई कह सकते कि जो भ्रष्टाचार है, जो कुप्रबंधन, इसको रोकने में बहुत काम किया है, खासतौर से जो आरटीआई आया है। तो यही सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जितना चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक, आपकी जो बुक है BPSC 104, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक जितने चैप्टर थे, और मैंने सारे चैप्टर आपको इजी लैंग्वेज बताने का मैंने प्रयास किया है। और इसको अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा। आपका जो एग्जाम होगा 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 8 क्वेश्चन आएंगे, और 8 में से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20-20 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए मिनिमम आप लोग 4 पेज लिखना, 3 या 4 पेज जरूर लिखना। पेज का मतलब क्या, जैसे मैंने 3 पेज बोला, 3 पेज का मतलब क्या, जैसे एक पन्ना है आगे पीछे और एक पन्ने का आगे, इतना 3 होता है। अगर आपकी स्पीड तेज है तो 4 लिख लीजिएगा, खास तौर से, क्योंकि क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन लिख रहे हो, क्योंकि अगर 10-10 का भी आता है, 2 आ जाते हैं, अगर 10 वाला करो, 10 वाले अगर करोगे तो दोनों करना पड़ेगा। तो 10 नंबर के लिए आप 2 पेज लिखना। 2 पेज कैसे, जैसे एक पन्ना आगे पीछे, जैसे 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो आगे, यानी एक पेज लिया, आगे पीछे दोनों लिख दिया तो 10 नंबर का हो गया। अगर दूसरा 10 नंबर वाला लिख रहे हो तो एक पेज है आगे पीछे, इस हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो लिख रहिएगा और क्लास बताइएगा कैसे लगी, और पेपर आराम से सोल्व करके आना, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना। और बहुत इजी बुक है, बहुत आसान बुक है। और आपका जो कल वाला पेपर है, खास तौर से आपका जो पेपर है BPSC 101 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आती है, थोड़ी इजी बुक है, इसमें तो हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है BPSC 101 जो है, इसको खास तौर से मैंने क्लास पढ़ा दी, उसको देख लीजिएगा। और ये भी मैंने क्लास आपकी कंप्लीट कर दी है। ठीक है।